हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रेड 11 सोशियोलॉजी फिफ्थ चैप्टर कल्चर के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं मानूंगा ये। और ये एक ऐसी चीज है जो आप सभी जानते हो, लेकिन इसको आज हम एक ऐसे नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और कितना इम्पैक्ट गिरता है कल्चर का हमारी लाइफ में, ये सारी बातें हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे। और ओवरऑल ये चैप्टर मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉरली उसको जो पॉइंटर्स मैं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट लाइंस आएगी उसको मार्क करना, उसको लिख लेना, लिखना हमेशा, पॉइंटर वाइज हमेशा नोट्स बनाना, ये सारी चीजें करना, तब जाके ये चैप्टर इजी होगा आपके लिए। वरना बिलीव मी, थियरी वाइज में ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन कल्चर, यानी कि हमें पता है हमारी जो सभ्यता होती है, बहुत कॉमन बात है हमारे, लेकिन उसको टेक्निकल भाषा में देखेंगे जब हम, उसके बारे में लिख नहीं पाओगे ज्यादा। इसलिए आपको ये यहाँ पे जो बातें वो आएगी, जो आपको एग्जाम्पल्स आएंगे, जो मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको खुद से भी कुछ एग्जाम्पल सोचने हैं। ये आपको करके ये कंसेप्ट को याद रखना है और समझना है। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, कल्चर, ग्रेड 11 सोशियोलॉजी। सबसे पहले डेफिनेशन और टाइप। द कंसेप्ट ऑफ कल्चर इज कॉम्प्लिकेटेड एंड वेग। तो पहली ही लाइन में वही कह दिया जो मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही वेग, यानी कि आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि अरे ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव के अनुसार अलग अलग उसका मीनिंग निकल सकता है, राइट। सो हमें बहुत बहुत केयरफुली इसको समझना है। द वर्ड कल्चर हैज बीन यूज्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, बोथ बाय सोशियोलॉजिस्ट एंड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम और आप बहुत ही इजीली ये वर्ड यूज करते हैं कि कल्चर चेंज हो रहा है, या कल्चर्ड पर्सन नहीं है, या ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। हमें हम हमें हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हमारा ये कल्चर नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे ही करना चाहिए। ये सारी बातें हमारे लिए बहुत कॉमन एवरीडे लाइफ वाली बातें हैं। और सोशियोलॉजिस्ट भी इसको बहुत तरीके से यूज करते हैं। और आज हम देखेंगे कि उसका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कल्चर क्या है। कल्चर वॉज पॉपुलरली डिफाइंड एज द होल वे ऑफ लाइफ फाउंड इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो पहले तो इसको मार्क कर लेना कि एक सिंपल सी लाइन में बहुत ही डीप मीनिंग वो कह रहे हैं कि कल्चर वॉज पॉपुलरली डिफाइंड एज द होल वे ऑफ लाइफ। पूरी हम लाइफ कैसे जीते हैं, फाउंड इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। एक सोसाइटी में किस तरह से लोग किस तरह से पर्टिकुलरली जीते हैं पूरा, उसको हम कल्चर कहते हैं। कल्चर इज लर्न, उसको सीखा जाता है, लर्न एंड शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। और सारे जितने उस पर्टिकुलर सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं उसे वो शेयर करते हैं। What distinguishes humans from non-humans is the possession of culture. हमको जो इंसान बनाता है वो क्या है, वो कल्चर है। वो कल्चर वो चीज है जो हमें बाकी सबसे अलग रखता है, बाकी सबसे अलग बनाता है। तो ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस का डिस्टिंग्विश अगर आप बोलेंगे तो कल्चर की बात आ जाती है। मेरा थोड़ा सा बिकॉज ऑफ कोल्ड, सर्दी की वजह से मेरा नाक जाम है। आई डोंट नो मेरा आवाज कैसे अभी रिकॉर्ड हो रहा है, बट मुझे बड़ा फनी साउंड हो रहा है। सो जस्ट बेयर विद दैट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड या दैट्स इट। द टर्म कल्चर वॉज फर्स्ट यूज बाय एडवर्ड टेलर। मार्क कर लेना, एडवर्ड टेलर ने पहली बार ये टर्म यूज किया था 1871 में। द वर्ड कल्चर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कल्चुरा। कल्चुरा वर्ड लैटिन वर्ड है, कल्चुरा, उससे ये वर्ड हमने इंग्लिश लिटरेचर में लाया है। मीनिंग ऑफ कल्चुरा इज ग्रोइंग, और उसका मीनिंग, कल्चुरा का मीनिंग होता है ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन। बहुत सिंपल, कल्टीवेशन, कल्चुरा कल्टीवेशन, और उससे वर्ड बना है इंग्लिश में कल्चर, यानी कि कोई चीज जो ग्रो होते रहती है, जिसे हम कल्टिवेट करते हैं। Therefore, when the word culture is used in our everyday conversation, we tend to think of it as an equivalent to the higher or refined things of the mind, of or of life, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, फिलोसफी एक्सेट्रा। तो ये देखिए, अब जो सिंपल लाइन था वो कैसे अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। क्या कह रहे हैं कि जब हम एवरीडे कन्वर्सेशन में कल्चर कहते हैं तो तब हम कोई ऐसी बात की बात कर रहे हैं जिसमें, फॉर एग्जांपल आर्ट या म्यूजिक की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत हायर और जो बहुत ही रिफाइंड चीजें हैं उसकी हम बातें कर रहे हैं, फिलोसॉफी की बातें कर रहे हैं, म्यूजिक की बातें कर रहे हैं, आर्ट की बातें कर रहे हैं। तो ये इस तरह के कन्वर्सेशन में हम कल्चर को यूज करते हैं। हावेवर, सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ कल्चर विल इंक्लूड मोर देन दिस। तो जो सोशियोलॉजिस्ट कल्चर को डिफाइन करते हैं उसके अंदर ये सब तो आ ही जाता है, लेकिन और भी ब्रॉड मीनिंग है कल्चर का।
Sociologists don't look at culture as something that distinguishes individuals on the basis of refined taste, but as a way of life in which all members of society participate. तो ये कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को नहीं बोलते कि these are कल्चर्ड पीपल, उनको नहीं बोलेंगे जिनका आर्ट में बहुत अच्छा टेस्ट है, मोजार्ट सुनते हैं, जैज सुन रहे हो, क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हो, ये सारा जिसका टेस्ट है, वो रिफाइंड टेस्ट वाले लोगों को सिर्फ इंडिविजुअल्स को कल्चर्ड लोग नहीं बोलेंगे। सोशियोलॉजिस्ट सभी वो लोगों को जो सोसाइटी में हिस्सा बनते, वे ऑफ लाइफ के लिए, कैसी जिंदगी अपनी जीनी है, वे ऑफ लाइफ के लिए वो पूरे सारे मेंबर्स एक सोसाइटी के, सभी को एक कल्चर में गिनते हैं। द टर्म कल्चर रिफर्स टू द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ मेंबर ऑफ वेरियस सोसाइटीज और ग्रुप्स। तो वही बात को फिर से दोहराते हुए कहा कि टर्म कल्चर वो है कि जो सारे मेंबर्स एक सोसाइटी में जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह से वो लाइफस्टाइल अपनी रख रहे हैं, उसे कल्चर, उस चीज को कल्चर कहा जाता है। इट ब्रॉडली इंक्लूड्स, अब क्या क्या आ जाता है, अगर पॉइंट आउट करने की बात करें तो क्या क्या आ जाएगा। इट इंक्लूड्स ड्रेसिंग, आपकी ड्रेसिंग पैटर्न आ जाती है उसके अंदर, आपके ईटिंग हैबिट्स आ जाते हैं उसके अंदर, आप क्या भाषा इस्तेमाल करते हो, लैंग्वेज, मैनरिज्म, किस तरह से आप बिहेव करते हो, एटिकेट्स आ जाते, मैनर्स आ जाते, और किस तरह का वर्क पैटर्न है आपका, आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, आपके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आप कैसे क्या करते हो, आपके आर्ट्स लिटरेचर ये सब के लिए आप किस तरह की चीजों को पसंद करते हो, आपका साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है, जेंडर एक्सप्रेशन क्या है, ये सभी चीजें कल्चर के अंदर आ जाती है। बहुत बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है। कुछ इसमें से एग्जांपल्स रहेंगे, जैसे कि ड्रेसिंग की बात करें तो साउथ इंडियन ड्रेसिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ मराठी कल्चर ड्रेसिंग देन फ्रॉम अ नॉर्थ इंडियन कश्मीर और एनी अदर स्टेट, उनकी स्पेसिफिक कल्चर वाइज ड्रेसिंग, तो कितना डिफरेंस आ जाता है। आप किसी फंक्शन वाइज ले लो या इन जनरल की बात कर लो, राइट। लैंग्वेज, इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। मैनरिज्म, जैसे कि एशियन जापानीज पीपल कैसे बाउ डाउन करते हैं, हम नमस्ते करते हैं और हम अपना सिर झुकाते हैं, तो ये जो है मैनरिज्म, एटिकेट्स, ये हमारे कल्चर में आता है, ये हमारे कल्चर में आता है। ओके, फॉरेन कल्चर्स में और यहाँ दुबई बीइंग अ ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन एक तरह से ओवरऑल, यहाँ पर सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो यहाँ पर टीचर को मिस्टर नेम लेकर, लाइक मिस्टर कृष्ण, मिस्टर जावेद, मिस्टर कार्तिक, ऐसे नेम लेकर बुलाना कॉमन चीज है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ अपने टीचर, अपने फैकल्टी को मैंने नाम से कभी बुलाया हो, मतलब अगर बोला भी होगा इट वुड बी लाइक मिस्टर कृष्ण सर और कार्तिक सर। यहाँ पर मिस्टर बोलना एक कॉमन, इट्स अ कॉमन थिंग। अमेरिकन वेस्टर्न कल्चर का ये आइडिया है कि वहां पर वो नेम से बुलाना उसको कॉमन समझते हैं, उसमें कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर आप इमेजिन करो, आप कल स्कूल में जाके, अपने कॉलेज में जाके अपने प्रोफेसर को नाम से बुला रहे हो, मिस्टर अतुल, वो आपको मतलब केटी लगा देगा आपकी, है ना। तो अ, अपने आप पे वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है कि आपने टीचर को, अपने गुरु को नाम से बुला लिया, अपने पेरेंट्स को नाम से बुला लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये एक, मतलब ये कल्चर वाली बात है कि वेस्टर्न कल्चर्स में मिस्टर और मिस लेकर, नाम लेकर बुलाना, पर्सन का जो भी नाम है वो लेकर बुलाना बहुत ही कॉमन बात है। इसमें कोई उल्टा वो रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है कि आपने नाम से उसको एड्रेस किया हुआ है, उसके नाम का इंपॉर्टेंस आपने दिया हुआ है। लेकिन अगर हम यही चीज इंडिया में करेंगे टीचर्स के साथ, तो यू नो व्हाट विल हैपन। सो ये जो चीजें हैं, ये कल्चर के अंदर आता है, ये एटिकेट्स, मैनरिज्म, ये सारी चीजें कल्चर में आती है। हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी है, किस तरह की आर्ट्स स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व होते हो, किस तरह का आप साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हो, ये सभी चीजें आ जाती है कल्चर के अंदर। कल्चर्स आर नेवर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये कभी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं है, ये ग्रोइंग, ग्रोइंग ना, कल्टीवेशन होते ही जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है, और डायनामिक है, मतलब और कुछ ना कुछ ऐड होते जाएगा। पहले के कल्चर में ऑनलाइन क्लासेस लेना या ऑनलाइन पढ़ना या व्हाट्सएप पे नोट शेयर करना, ये सब कहाँ था पहले, नहीं था, राइट। आप एक आपकी एक स्कूल की ग्रुप होती है, कॉलेज की ग्रुप होती है, टीचर्स होते हैं वहां पर, मतलब ये सारा पहले नहीं था। ये क्यों कल्चर में ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। तो कल्चर कभी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस जो एक ओवरऑल डायनेमिक चलते ही रहता है, बड़े होते ही रहता है। ओवर द जनरेशन सब एलिमेंट्स आर एडेड, वही बात,
डिलीटेड और एक्सपांडेड। कुछ चीजें डिलीट भी हो जाती है, जैसे आज की तारीख में लैंडलाइन पे कौन लैंडलाइन नंबर मांगता है। इनफैक्ट आज की तारीख में फेसबुक अकाउंट भी कौन पूछता है। आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, इंस्टाग्राम पे हो या ऐसा कुछ। आप किसी को बोलोगे फेसबुक पे हो, नहीं। ये फेसबुक का टाइम जा चुका है। हालांकि आई 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 बहुत लोग यूज करते हैं फेसबुक अभी भी, बट एक कैसा फास्ट पॉप कल्चर चेंज हो रहा है उसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सो एडेड, डिलीटेड, एक्सपांडेड, रीअरेंज एंड मॉडिफाइड। तो ये वर्ड्स याद रख लेना कि कल्चर के अंदर चीजें ऐड की जा सकती है, निकाल दी जा सकती है, और उसको बढ़ा दी जा सकती है, रीअरेंज की जा सकती है, मॉडिफाई की जा सकती है। दिस मेक्स कल्चर डायनामिक। और इसी चीज को, जो चीज ग्रोइंग और हमेशा नेवर एंडिंग रहे, उसे डायनामिक वर्ड कहते हैं। तो दिस मेक्स कल्चर डायनामिक। डेफिनेशन देखिएगा, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, उनके वर्ड टू वर्ड आपको ये याद रखना पड़ेगा कोटेशन के अनुसार। एडवर्ड टेलर, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल, एक पार्ट, बड़ा सा होल है वो, विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर केपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। एकदम सिंपल ब्रेक डाउन करते हैं। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, आप एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी जो भी चीज सीखते हो, आपके कुछ आर्ट फॉर्म हो या आपका मोरल्स हो, आपका लॉ हो, लॉ वाइज आपने कुछ बना दिया, आपका कोई बिलीफ हो, आपका कोई नॉलेज गेन किया हो, ये सभी, आपका कोई हैबिट्स हो, ये सभी चीज को, सबको मिलाकर, सबको कॉम्प्लेक्स, ये जो होल बना है, पूरा होल यानी पूरा पार्ट, नॉट जस्ट पार्ट ऑफ इट, होल, होल जो है वो कॉम्प्लेक्स होल को कल्चर कहा जाए। ओके। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है, तो डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, द आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी, और सोसाइटी ओवरऑल पूरा। तो किसी भी पर्सन का या पूरे समाज का कैसा बिहेवियर है सोशली, वो क्या उनकी कस्टम्स रहे, आइडियाज रहे, उसको हम कल्चर कहते हैं। Bronislaw Malinowski, definitely a Russian or German name. Culture is the expression of our nature in our modes of living and thinking, our everyday intercourse. वो फिर किस में हो सकता है, इन आर्ट, इन लिटरेचर, इन रिलीजन, इन रिक्रिएशन एंड इन एंजॉयमेंट। तो मस्त अगेन इसको ब्रेक डाउन कर देगा कि कैसे वो पढ़ना है इसको। कल्चर इज द एक्सप्रेशन, जो हम एक्सप्रेस करते हैं ऑफ आर नेचर इन, किसे, जिस हमारे जो मोड्स ऑफ लिविंग है अलग अलग, और थिंकिंग है, इसमें जो हम एवरीडे अलग अलग काम, इंटरकोर्सेस, अलग अलग जो काम करते हैं, जैसे कि आर्ट्स में कुछ काम कर रहे हो, लिटरेचर में कुछ काम कर रहे हो, रिलीजन में कुछ काम कर रहे हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में कुछ काम कर रहे हो, या फिर सिर्फ मजे के लिए कोई चीज कर रहे हो, ये सभी चीज आप इसको लेकर आप अपने लाइफ में कैसे, क्या सोचते हो, थिंकिंग, और कैसे रहते हो, जीते हो, लिविंग, ये दोनों चीज को मिलाकर आपका जो एक्सप्रेशन है वो चीज को करने का, उसी को कल्चर कहा जाता है। तो सबसे मतलब डिफिकल्ट वाला डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ समझने के लिए, बाकी इसको आराम से आप पढ़ सकते हो। फ्रॉम अबाउ डेफिनेशन, अब सभी तीनों डेफिनेशन हमसे ये क्लियर हो गया कि कल्चर इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एवरीडे यूजेज। यानी कि हम जो एवरीडे यूजेज में कल्चर बोल लेते हैं वो अलग है, और सोशियोलॉजी का कल्चर थोड़ा सा अलग है। द इन सोशियोलॉजी कल्चर इज, 5 पॉइंट याद रखना, वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिलीविंग। आप क्या, कैसे सोचते हो, क्या फील करते हो, क्या बिलीव करते हो, ये आपका कल्चर पे डिपेंड करता है। वे ऑफ थिंकिंग, बिलीविंग, अ टोटल वे ऑफ लाइफ, ओवरऑल एक आप पर्सन की लाइफ कैसी रहती है। लर्न बिहेवियर, कल्चर हमेशा लर्न, सीखा जाता है, आप उसको सीखते हो। अ सोशल लेगेसी दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स फ्रॉम वंस ग्रुप, तो लर्न बिहेवियर को ही अगर और थोड़ा सा एक्सपांड करें तो वही बात होगी कि आपने एक दूसरों से, आपकी जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके साथ आप पड़े हुए हो, उनसे आपने कुछ सोशल लेगेसी सीख ली है, एक्वायर कर ली है, लर्न करती है। सो इट्स अ सोशल लेगेसी, है ना। अब मैकेनिज्म फॉर नॉर्मेटिव रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, और एक वो मैकेनिज्म है जिससे आप पर्सन का बिहेवियर को कंट्रोल करते हो, रेगुलेट करते हो, है ना, नॉर्म्स में लाते हो उसको। टाइप्स ऑफ कल्चर, culture is divided into two types: material culture and non-material culture. Material culture consists of objects which are made by human beings. जो भी चीजें हमने बना ली, पुराने जमाने में लोगों ने जो कॉइन्स बना दिए, कोई कोई डिश खाने की स्पेशल जो उन्हीं के कल्चर में होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ढोकला, फाफड़ा, ये सब गुजराती कल्चर का डिशेज है, राइट। डोसा, इडली इज अ साउथ इंडियन कल्चर डिश। तो मटीरियल चीजें जितनी भी होगी, जो
जिसको आप छू सकते हो, टेंजेबल है वो चीजें, जिसको मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, वो सारी मटीरियल चीजें मटीरियल कल्चर के अंदर आएगा। सो मटीरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दे आर कॉन्क्रीट एंड टेंजिबल इन नेचर। तो सीधी सी बात है, मटीरियल है तो वो कॉन्क्रीट और टेंजिबल होगा। इट कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लोथिंग, इसके अंदर कपड़े आ जाते हैं, रोड्स, ज्वेलरी, computers, airplanes, television, missiles, etc. Material culture is crucial to enhance the quality of life. तो ये बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी लाइफ बहुत ही क्वालिटी लाइफ की बढ़ा देते हो। ये फोटोज में उन्होंने मेरे ख्याल से स्वीट्स और खाने वगैरह की फोटोज दिया, आई गेस, क्लियर तो नहीं दिख रहा मुझे, बट नीचे आपको बहुत क्लियरली जो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक पर्टिकुलर कल्चर वाइज ही वो फॉलो होता है, तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे फोटो में। नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है? तो नॉन मटेरियल ऑपोजिट ऑफ मटेरियल होगा, सीधी सी बात है। इट मींस वो कोई फिजिकली मौजूद टेंजिबल चीज नहीं है। ओके, नॉन मटेरियल कल्चर रिफर्स टू आइडियाज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो आइडियाज, आइडियाज को हम नहीं बोल सकते, आइडिया तो एक थॉट होता है, राइट? वो दिखा नहीं सकते, आइडिया का एक्शन रूप उसको कन्वर्ट करके कोई चीज बनाकर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आइडिया रियलिटी में तो एक नॉन टेंजिबल चीज होगी, राइट? नॉन मटेरियल कल्चर रिफर्स टू आइडियाज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। सो इस पे आ जाती है आइडियाज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और यहाँ पे आ जाती है थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल में। द नेचर ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर इज एब्स्ट्रैक्ट एंड इनटेंजिबल। तो ऑपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट और टेंजिबल क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। इट्स वो है कहीं पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, राइट? वो थॉट प्रोसेस है, दिमाग में है वो चीज, राइट? एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटेंजिबल एग्जाम्पल, नॉर्म्स, रेगुलेशन, वैल्यूज, साइंस, सिंबल्स, नॉलेज, बिलीव्स, एक्सेट्रा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, इसी को जनरली हम जो कल्चर समझते हैं, जो नॉर्म्स, रेगुलेशंस है, वैल्यूज है, जैसे कि अपने बड़ों के पैर छूना, ये एक तरह का हमारा एक वैल्यू सिस्टम, एक तरह का हमको सिखाया जाता है कि इंडियन कल्चर में कि आप आपके एल्डर को आप हमेशा रिस्पेक्ट से बात करते हो और पैर छूते हो आप, राइट? लेकिन इंडिया में भी ऐसा नहीं कि सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, राइट? कुछ घर में बहुत स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो किया जाता है, कुछ घर में नहीं किया जाता है। मारवाड़ी लोग जो घूंघट पूरा पूरा यहाँ तक, मतलब पूरा उनका चेहरा कवर होना चाहिए उतना उनको घूंघट रखना पड़ता है, पर्दा पर्दा रखना पड़ता है। तो ये एक तरह का उनका उनका पर्टिकुलर कल्चर का पार्ट है, राइट? मुस्लिम्स को अपने पर्दे में, बुरखे में रहना पड़ता है, ये उनका कल्चर का पार्ट है। तो ये सारी चीज जो है, आइडियाज, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, वैल्यू, साइंस, सिंबल्स, नॉलेज, बिलीव्स, ये सब कुछ आ जाता है नॉन मटेरियल। Non-material culture is further divided into cognitive and normative aspects of the culture. अब नॉन मटेरियल फर्दर डिवाइड हो जाता है और दो हिस्सों में, तो प्लीज इसको ट्री डायग्राम जैसा बना देना, कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। अब कॉग्निटिव क्या है देखते हैं। द कॉग्निटिव एस्पेक्ट रिफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज हाउ वी मेक सेंस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अराउंड अस। तो कॉग्निटिव सिंपल होता है, कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस, आप कैसे कोई इंफॉर्मेशन लेते हो और क्या प्रोसेस करके कैसे बिहेव करते हो इंफॉर्मेशन को लेकर, वो सारा चीज कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आ जाता है। एग्जाम्पल, आइडियाज, नॉलेज, बिलीव्स। तो कोई हमारी आइडियाज आ गई, नॉलेज आ गया, बिलीव्स आ गया, जो भी आपने गेन किया है नॉलेज और बिलीव्स, बिलीव्स में फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं मेरा ये मानना है कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा होगा, राइट? एक सुपरस्टिशियस बिलीव है, लेकिन जैसे कि बिल्ली रास्ता काट जाना, तो हमें क्या कहा जाता है कि अरे बिल्ली रास्ता काट गई तो गलत होगा, कुछ आपको चलना नहीं चाहिए, बुरा हो जाएगा। ये बिलीफ है, एक पर्सन का, किसी का बिलीव है उस, और वो पास ऑन होते हैं। कहीं पे लिखा नहीं है कि बिल्ली रास्ता काट के गई या काली बिल्ली को देख लिया या समथिंग लाइक दैट तो आपके साथ बुरा होगा। ये कहीं पे किसी का कोई लॉ नहीं है, ये जो नेचर का लॉ नहीं है, ये इंसान ने ये अपना बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है अपने अपने एक्सपीरियंस को लेकर, या जो भी उनका रहा रहेगा, और वो पास ऑन किया हुआ है, राइट? तो ये आ गया कॉग्निटिव एस्पेक्ट। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट क्या होती है? नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ फोकवेज, मोर्स, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस एंड लॉज। तो बहुत ही पहले तो दोनों के एग्जाम्पल ऊपर साथ में कंबाइन थे, उसी को ऊपर के जो फॉर एग्जाम्पल है नॉर्म्स, रेगुलेशन, वैल्यूज, साइंस, सिंबल, नॉलेज, बिलीफ, उसी को डिवाइड कर देना, और नीचे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि कॉग्निटिव में नॉलेज, नॉलेज आ जाएगा, आइडियाज आ जाएगी और बिलीव्स आ जाएगा, जबकि बाकी सारी चीजें बच जाएगी, जिसमें फोकवेज ऐड कर देना, मोर्स ऐड कर देना, कस्टम्स, लॉज, कन्वेंशन, ये सारी चीजें नॉर्मेटिव में आ जाएगी। तो नॉर्म्स, नॉर्मेटिव नॉर्म से आप वर्ड याद रखना, अगेन हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि नॉर्म्स क्या होते हैं। तो नॉर्मेटिव नॉर्म्स, फोकवेज और मोर्स भी हमें पता है क्या होते हैं। तो ये कस्टम्स, हमारे कुछ कस्टम्स, जैसे कि मैंने
पर्दे सिस्टम वाली बात की और घूंघट वाली बातें की, ये सारे अलग अलग कस्टम्स है जो हम फॉलो करते हैं लॉज में। लाइक किसी का मर्डर करना लॉ लॉ हो गया, लाइक आप नहीं कर सकते हो ऐसा, राइट? किसी को मारना पीटना वो लॉ के खिलाफ है, तो हमने लॉज बना के रखे हुए। फोकवेज में वही बातें होगी जो हम बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, नॉट बिलीव्स, आई आई वुड यूज द वर्ड बिलीव, सॉरी, क्योंकि अब कंफ्यूजन हो जाएगा कॉग्निटिव के साथ। हमारा कुछ तरीका जो हम पहले से करते आ रहे हैं, तो इसके अंदर आ सकता है कि शादी के टाइम पे स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर कोई गाना गाना या कोई रस्म निभाना। तो ये एक फोक वे तरीका है जो बरसों से हमारे फादर की शादी हुई थी, दादा की शादी हुई थी, वो हमारे कल्चर में चलते आ रहा है कि अरे शादी के टाइम पे वो दुल्हा दुल्हे का नाक खींचने वाली एक रस्म होती है, जो मुझे फिलहाल याद आ रही है। सो ये क्या है, ये किसने कहाँ लिखा हुआ है? ये फोक वेज हो गया। ओके, सो दैट्स दैट। दीज आर मेनली वैल्यूज एंड रूल दैट गाइड द सोशल बिहेवियर। तो नॉर्मेटिव्स हमेशा क्या करते हैं, नॉर्म्स हमेशा क्या करते हैं, हमको एक रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना है, जो हमारे सोशल बिहेवियर को गाइड करता है, जिसको दिमाग में रख के हम सोशली बिहेव करते हैं। द मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर वैल्यूज, कल्चर चेंजेस वेरी फास्ट। तो मटीरियल एस्पेक्ट जो है कल्चर का बहुत फास्ट चेंज होता है। इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मॉडर्न, एडप्टिंग न्यू वेज ऑफ लाइफ इज कंपैरेटिवली इजी फॉर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो मैंने जो व्हाट्सएप वाला एग्जांपल पहले बोला, नोट शेयर करने वाला, तो पहले हम लोग कहाँ पे चिट्ठियां लिखते थे, आज हम ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ऑडियो नोट भेजते हैं। ये क्या हो गया, मटीरियल एस्पेक्ट चेंज हो चुका है अभी, अपनी आइडिया शेयर करने का, अपनी बातें शेयर करने का। तो बहुत ही मॉडर्नाइज होने के चक्कर में ये एडेप्ट करता है न्यू वेज ऑफ लाइफ को, और चेंज होते रहता है, और मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो है उसको एडेप्ट होते जाती है, मतलब उसको सीखते जाती है। It is convenient to adapt to new fashion, eating habits, new technology. On the other hand, non-material culture, which is abstract, जो idea है, is very difficult to change and accept. तो material cultures को easily हम लोग adapt कर सकते हैं, non material को easily adapt नहीं कर सकते। Knowledge, ideas, beliefs are rooted in society for many decades, क्योंकि ये सारे नॉन मटेरियल चीजें क्या है, नॉलेज, आइडिया, बिलीफ सिस्टम, ये बहुत ही स्ट्रांग हमारे अंदर बरसों बरसों से हमारे अंदर बैठा हुआ है कि नहीं, मुझे अपने फादर का पैर छूना ही पड़ेगा, मैं नहीं छूंगा तो वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। तो आई कैनॉट जस्ट रैंडमली वॉक एंड नॉट डू दैट, राइट? आई कैनॉट स्टॉप डूइंग दैट। तो जो बिलीव्स है, आइडियाज है, नॉलेज है, जो बहुत बरसों सालों से चलते आया हमारे सोसाइटी में, रूटेड है वो, उसको उसको वो चेंज हो रहा है, अगर अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ये कह रहे हैं कि नॉन मटेरियल को अडेप्ट करना मुश्किल है। चेंज इन दिस एस्पेक्ट्स इज नॉट रेडीली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी और सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो पूरी ओवरऑल सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, या कुछ पार्ट ऑफ सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मूवीज में जितना डांस, ये आइटम नंबर्स में जो चलता है, कितने लोग अपोज करते कि अरे इसमें हीरोइन कैसा नाच रही है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा गाने के लिरिक्स है। ये कल्चर चेंज हो रहा है लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, राइट? देयर इज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट कि अरे ये सब क्या है, क्या चल रहा है, ये सब किस तरह के गाने बन रहे हैं, या किस तरह का डांस दिखाया जा रहा है, या कितना बोल्ड सीन्स आ रहे हैं। ये सब लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, उसे रेजिस्टेंस और चेंज बहुत रेजिस्ट करते हैं इन द नॉन मटेरियल कल्चर एस्पेक्ट्स। कल्चरल लैग क्या होता है, तो मटेरियल कल्चर चेंजेस फास्ट एज कंपेयर टू नॉन मटेरियल कल्चर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। तो ये जो गैप बन जाता है उसको कल्चरल लैग, लैग यानी कोई चीज अटक जाती, तो कल्चरल लैग कहा जाता है जब मटेरियल कल्चर चेंज हो गया। लेकिन आज की तारीख में जैसे कि व्हाट्सएप पे आप सभी, आपके पेरेंट्स भी व्हाट्सएप पे है, पेरेंट्स भी स्टेटस शेयर कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज भेज रहे, ग्रुप में भेज रहे, दिन रात लोगों को मैसेज कर रहे, ऑडियो मैसेज भेज रहे, उसमें स्क्रीनशॉट करके शेयर करना सीख रहे, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो मटेरियल वाइज तो चेंज हो गया, लेकिन नॉन मटेरियल वाइज अगर उसमें कोई बात कर दो कि ये हीरोइन का आइटम सॉन्ग का ये कुछ वायरल हुआ और ऐसा कुछ चीज की बात कर दो, तो वो तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अरे ये सब क्या वीडियो चल रहा है, ये सब क्या टिकटॉक पे क्या हो रहा है, या यूट्यूब शॉर्ट्स पे क्या हो रहा है, ये सब। तो उस चीज को वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो गैप आया उसको कल्चरल लैग कहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर, हाई कल्चर, फोक कल्चर, टोटल 5 दिख रहे हैं मुझे, मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर एंड
सब कल्चर, लेट्स रीड वन बाय वन। हाई कल्चर क्या होता है? हाई कल्चर रिफर्स टू द कल्चरल क्रिएशन एंड दैट हैव हाई स्टेटस, जिसका बहुत हाई स्टेटस, जैसे कि जैज म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले, पियानो और वायलिन और आर्ट पसंद करने वाले, पेंटिंग्स अलग अलग जो, ये हाई, ओपेरा सुनने वाले, तो ये सब हाई कल्चर वाली बातें होगी। दे आर कंसिडर्ड एज द एपिटॉम ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, क्योंकि ये क्रिएटिविटी की सबसे हाईएस्ट लेवल ह्यूमन ने हासिल की हुई है, और ये तब जाके ये क्रिएशन बना हुआ है म्यूजिक का या कोई पेंटिंग का। इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसको एस्थेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा है उसकी, इसलिए ये हाई कल्चर में आता है। फॉर मेनी हाई कल्चर इज सीन एज एस्थेटिकली सुपीरियर इन टू अदर फॉर्म्स ऑफ कल्चर। तो जैसे कि मैंने कहा, एस्थेटिक वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होती है हाई कल्चर की। फॉर एग्जाम्पल, वर्क ऑफ क्लासिकल कंपोजर्स लाइक मोजार्ट, बीथोवन की अगर आपने म्यूजिक सुने होंगे, पियानो म्यूजिक सुने ही होंगे, बट आपको बस पता नहीं होगा कि ये मोजार्ट का म्यूजिक है और ये बीथोवन का म्यूजिक है। मैं वीडियो में अभी प्ले नहीं कर सकता हूँ कॉपीराइट इश्यूज वगैरह की वजह से, बट आप सिंपली सर्च करें मोजार्ट या बीथोवन के म्यूजिक पीस, आई एम डैम श्योर आपने एक दो म्यूजिक टोन तो सुना ही होगा। भीमसेन जोशी, हरिप्रसाद चौरसिया, रविशंकर एंड द लिटरेचर ऑफ शेक्सपियर, तो ये सभी जो क्रिएटिव पीपल हैं, इन्होंने अपने अपने चीज का महान काम करके गए वो ह्यूमन हिस्ट्री में, जो एक हमें ह्यूमंस को देखे गए क्रिएटिव अपना आउटपुट देखे गए। शेक्सपियर का लिटरेचर आज भी स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं, रोमियो जूलियट हो या हैमलेट हो या और कोई भी जितने भी लिटरेचर है अलग अलग शेक्सपियर के, वो सभी, ऑथेलो हो, ये सभी को बहुत ही क्लासिकल हाई स्टेटस में माना जाता है। तो हाई कल्चर सबसे पहला क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है फोक कल्चर, जो कि कॉमन लोगों का कल्चर है, लोग ऑर्डिनरी लोगों का कल्चर है। फोक कल्चर रिफर्स टू द कल्चर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, पर्टिकुलरली दोस लिविंग इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। अब ये लोग इसको प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में भी बोलते हैं, कि जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं थी, उसके पहले जो लोगों का बिहेवियर था, रहना सहना था, उसको हम फोक कल्चर कहेंगे। इट इज एन ऑथेंटिक कल्चर अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक था, श्रीनति, मैं कब से श्रीनति नाम से ढूंढ रहा था, कौन श्रीनति, रियलिटी में वो नाम स्त्रीनति, स्त्रीनति है, डोमिनिक स्त्रीनति। मुझे एक सर्च करते हुए ये पेज भी मिला था, आई वुड लाइक टू शेयर द पेज ओनली, इसका जल्दी से साइट देखो, ये revisesociology.com। तो मैंने एक्सप्लोर तो पूरा नहीं किया, लेकिन बाय द गेसिंग द नेम सोशियोलॉजी रिलेटेड इसमें आपको बहुत कुछ मिल सकता है। सो डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस रिसोर्स। डोमिनिक स्त्रीनति एक क्रिटिक थे, जिन्होंने सोशियोलॉजी के अलग अलग चीजों को लेकर, कल्चर वगैरह को लेकर अपनी टिप्पणियां दी है। तो अकॉर्डिंग टू स्त्रीनति, इट कैन नेवर एस्पायर टू बी एन आर्ट, बट इट्स डिस्टिंक्टिवनेस इज एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। तो फोक कल्चर आर्ट, हाई कल्चर वाला जो चीज है, आर्ट लेवल का स्टेटस नहीं पा सकता है, लेकिन वो इतना अलग है कि वो एक्सेप्टेड है और लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं कि ये तो फोक कल्चर है। जैसे कोई कॉमन सा फोक डांस हो गया, भांगड़ा हो गया, या कोई भी एक फोक डांस हो गया, ओडिशा का डांस हो गया, या कथकली हो गई, या कर्नाटका, तमिलनाडु, या कहीं का भी कोई डांस हो गया अलग फॉर्म का, तो उसको हम फोक कल्चर में कहते हैं। म्यूजिक भी हो गया तो भी फोक कल्चर में गिरेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, folk music, folk tales which are handed down from generation to generation। भांगड़ा इन पंजाब, नौटंकी इन उत्तर प्रदेश, लावणी इन महाराष्ट्र। लावणी भूल गया था बोलने, लावणी भी बहुत प्यारी प्यारी लावनीज सॉन्ग्स अगर आप सुनेंगे मजा आ जाएगा। एक याद आ रहा है, अप्सरा आली सॉन्ग अगर आपने सुना है, आप मराठी अगर आपको पता होगा, मराठी हो तो पक्का पता होगा, नॉन मराठी महाराष्ट्रन हो तो शायद सुना होगा। अप्सरा आली करके सर्च करें, बहुत प्यारा सा लावणी सॉन्ग है। वो मूवी भी बहुत अच्छी है, नटराज। थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, मास कल्चर, जो कि मास, कॉमन मास यानी कि लोग, मास यानी जो बहुत ज्यादा लोगों के बीच चल रहा है। इन फोक कल्चर इट इज सीन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मास कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो दोनों में फर्क कैसे करेंगे सर? फोक मतलब भी तो लोग ही होता है, मास मतलब भी लोग ही होता है। तो फोक कल्चर यानी कि आप प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के पहले जो चीजें हो गई पॉपुलर, लोगों ने जो जनरेशन टू जनरेशन की डेवलप करके, वो हो गया फोक कल्चर। और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के बाद जो डेवलप हुआ, इसके अंदर मास मीडिया आ जाएगा। मास कल्चर एसेंशियली प्रोडक्ट ऑफ मास मीडिया, यानी कि आपका जो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सारा मास मीडिया होता है। फॉर एग्जांपल्स, पॉपुलर फीचर फिल्म्स और मूवीज आ गई, टीवी सोप ओपेराज, रिकॉर्डेड पॉप म्यूजिक, ये सब कुछ मास कल्चर में आता है। पॉप कल्चर ये
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन समझना मास कल्चर जरूरी नहीं है कि वो उस वक्त पॉपुलर है, एवरी टाइम पॉपुलर है। पॉप कल्चर वो चीज है कुछ पीरियड के लिए पॉपुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक हैरी पॉटर सीरीज का जमाना था तब सब लोग बस इट वॉज क्रेजी, हैरी पॉटर हैरी पॉटर हैरी पॉटर, एंड एवरी वन यूज टू, लिटरली लाइन लगती थी, जेके रॉलिंग जहां जाती थी वहां पे लाइन लग जाती थी साइन करने के लिए। बुक बुक जब रिलीज होती थी लोग एक एक रात पहले खड़े हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी एक और लेटेस्ट एप्पल के प्रोडक्ट जब आते हैं तो लोग एक एक रात पहले खड़े हो जाते हैं। दैट इज पॉपुलर कल्चर, पॉप कल्चर का हिस्सा है एप्पल प्रोडक्ट्स। जो वो सिर्फ पॉपुलर है कि अरे मेरे पास एप्पल का फोन है, मेरे पास एप्पल का आईपॉड्स है, या जो भी है। सो पॉप कल्चर इज नॉट नेसेसरी द मास कल्चर। जनरली हो सकता है मास में लोग सैमसंग ज्यादा यूज कर रहे हो, आईफोन ज्यादा यूज ना कर रहे हो, लेकिन आईफोन इज अ पॉप कल्चर। तो पॉपुलर, पॉप कल्चर, मास कल्चर, डिस्टिंग्विश एग्जाम्पल के थ्रू समझना, बाकी पढ़ोगे तो सेम ही लगेगा, इसलिए डिस्टिंग्विश एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना। पॉपुलर कल्चर इंक्लूड्स एनी कल्चरल प्रोडक्ट एप्रिशिएटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी कि वो कोई भी हो सकता है, ऊपर वाली चीज कोई भी हो सकती है, अगर बहुत लोग एक साथ कर रहे हैं तो वो पॉप कल्चर हो जाएगा उस वक्त का। फॉर एग्जाम्पल मास मार्केट फिल्म्स, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा था मास मार्केट फिल्म्स लाइक पुष्पा। तो पुष्पा टू मतलब पागल जैसा क्रेजी, इट इज जस्ट पॉपुलर है ना। रियलिटी में पुष्पा टू मूवी इज ओके, वन टाइम वॉच, टू टाइम वॉच, ओके, इट्स फन इफ यू लाइक अल्लू अर्जुन एंड लाइक, ओके। बट रियलिटी में उसको हम क्लासिक सिनेमा में नहीं गिनेंगे, उसको हम फिल्म मेकिंग में इतना कोई महान मूवी नहीं बोलेंगे। ओके, इट्स जस्ट पॉपुलर, पॉपुलर है बहुत ज्यादा वो, राइट। तो पॉप कल्चर। सो यहाँ पर एग्जांपल्स उन्होंने स्टार वॉर्स और टाइटेनिक के दिए, हैरी पॉटर बुक्स की भी दी हुई, चांदोबा, छोटा भीम इंडिया, एंड पुष्पा टू मैंने लिखा हुआ है, मैं सोचा थोड़ा बैलेंस आउट करे एग्जांपल्स। सब कल्चर क्या होता है, तो कल्चर के अंदर एक कुछ पार्ट ऑफ पीपल उसको फॉलो करते जा रहे हैं तो उसको सब कल्चर बोलो, ठीक है। सब कल्चर रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव समथिंग इन कॉमन विद ईच अदर व्हिच डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम अदर सोशल ग्रुप। तो कुछ ऐसा चीज जो कल्चर के अंदर कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कल्चर शेयर्ड बाय रिलीजियस ग्रुप, तो अगेन रिलीजियस ग्रुप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके अंदर सब कल्चर का, कि कैसे एक पर्टिकुलर रिलीजन वाला पर्सन एक पर्टिकुलर चीज फॉलो करता है अपना, जो भी है कि एवरी मंडे या एवरी सैटरडे, मतलब जो भी डेज होता है, मंदिर जाता है, उपवास रखता है। एक वो एक ग्रुप ऑफ, पूरा जैनिज्म की बात करते हैं, वो जैन लोग सारे एक जैसा एवरी टाइम वो जो भी है उनका वो एक फॉलो करते जा रहे हैं। सो सब कल्चर हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे है रिलीजियस ग्रुप, एथनिक ग्रुप्स, यूथ ग्रुप्स, एनिम मैंने लिखा हुआ है, एनिम फैंस ऑफ कॉमिक कॉन। तो कॉमिक कॉन आपको पता होगा, कॉमिक बुक्स का हमारे यहाँ पे इंडिया में तो पहले चाचा चाचा चौधरी टाइप्स वाले कॉमिक्स होते थे, और जो मैं अमेरिकन कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वैसा कल्चर पूरा तो आया नहीं, बट फिर भी हम हमको इम्पैक्ट गिरा है जापानीज कल्चर और एनिम। एनिम अगर आप देखते हैं, आई डोंट नो, एक या दो ही मैंने देखी है, आई थिंक अटैक ऑफ द टाइटंस और समथिंग। सो आई एम नॉट इवन श्योर इफ इट्स एन एनिम और नॉट एज ऑफ नाउ, बट एनिम कल्चर आपको पता होगा कि लोग पागल है वो नरूतो या समथिंग समथिंग समथिंग। कमेंट्स में बताइए एनिम नेम्स अलग अलग क्या होते हैं, या अगर आप देखते हो तो। सो एनिम के फैंस जो है, इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग है उसका, वो कॉमिक हो गया उनका, हीरो का स्ट्रक्चर, की चेन्स और ये सब उसका बिकता है। प्रॉपर स्टोर्स होती है दुबई में, यहाँ पे बहुत जगह पे प्रॉपर स्टोर्स है जहाँ पे सारी एनिम की चीजें मिल रही है। और मैं सोच रहा हूँ यार, कौन खरीद रहा है ये सब, ये कोई खरीद रहा है? तो दैट इज शॉकिंग टू मी एक्चुअली। सो इतना क्रेज है कि बॉस वहां जाके वो इतनी महंगी वो की चेन ले रहे, खरीद रहे, एनिम वाला वो की चेन ले रहे, खरीद रहे, गेमिंग कर रहे, या जो भी कर रहे। तो ये सब कल्चर का हिस्सा होता है, गेमिंग भी आप इसमें डाल सकते हो प्रॉपर नेम के साथ। इट वुड बी गुड एग्जांपल ऑफ सब कल्चर, कि गेमर्स लोग का एक कम्युनिटी चल रहा है। दैट इज द 5 क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, कल्चर में क्या, कल्चर किस चीज का बना हुआ है इन शॉर्ट। तो क्या क्या चीजें आ जाती है, सिंबल्स आ जाते हैं उसके अंदर, हम ऊपर के 2 लाइन में देख चुके थे कि सिंबल्स भी कल्चर के हिस्से। तो एवरी कल्चर इज फिल्ड विद सिंबल्स और थिंग्स दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स एंड दैट ऑफन इवोक वेरियस रिएक्शंस एंड इमोशन। तो कुछ सिंबल्स है जिसको देखकर ही हम तुरंत आइडेंटिफाई करते हैं कि अरे यार, ये तो जैसे कि हैरी पॉटर का जो यहाँ पे मार्क था, अगर वो कोई भी बना तो हैरी पॉटर फैन पहचान जाएगा कि वो हैरी पॉटर का मार्क का वाला सिंबल है, राइट। वैसे ही कितनी चीजें ऐसी बनी हुई है अलग अलग, जिसका आप सिंबल के थ्रू समझ जाओगे, उसके पीछे के कुछ रिएक्शन इमोशंस होंगे,
right? The first element that exists in every culture is a variety of symbols. हर culture में मौजूद होते हैं ये. Culture is a system of symbols. Symbols are anything used to represent, express, stand for an event or situation. तो ये मार्क कर लेना पहले तो कि symbol मतलब क्या होता है. इट इज एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स, एक्सप्रेस और स्टैंड्स फॉर एन इवेंट और सिचुएशन. उस चीज के लिए जाना जाता है, उस चीज का ये सिंबल है. वैसा अ सिंबल इज anything that is used to stand for something else. People who share a culture often attach a specific meaning to an object, gesture, sound, image. तो हम उस पर्टिकुलर, हम सब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है आयरन मैन जब आई थी तो लव यू 3000, लव यू 3000 एक उसका डायलॉग था, राइट. मैंने खुद यूज किया यूट्यूब के मेरे पुराने वीडियोस में जब मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स हुए थे शायद से, कि आयरन मैन कहता है लव यू 3000. सो ये एक पर्टिकुलर बात है जो लोगों को पता है कि अरे सारे मार्वल फैंस और सारे डीसी फैंस, उनको उनका रिलेटेड वो चीज पता है कि अरे ये किसकी बात हो रही है या क्या बात हो रही है, राइट. जेस्चर क्या हो रहा है, साउंड क्या है, इमेज क्या है. For example, with the extensive use of mobile emoticons, emojis widely used to express, communicate various emotions. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा कि आज की तारीख में जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, इमोटिकॉन्स, स्माइलीज और ये सब जो यूज करते हैं अलग अलग, उसमें हम सबको पता है कि अरे क्या वो क्या कह रहा है. जो लाफिंग सिंबल है तो क्या सिंबल यूज हो रहा है, या एक वन वन टीयर आई सिंबल मतलब वो क्या है. तो ये सब हम जानते हैं और हम उसको यूज करते हैं, राइट. Emojis or smileys are combinations of keyboard characters that many use to represent their feelings online or through texting. तो ये बता रहे कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं. सिमिलर द इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट एन एंटायर कंट्री. तो फ्लैग्स भी इसके सिंबल्स का हिस्सा होते हैं कि एक हमने क्या बना के रखा है. तो तिरंगा उसका एक मीनिंग है, उसके ऊपर हमने अशोका चक्र, उसके कलर्स, उसका एक मीनिंग है, वो हमारे लिए एक सिंबल है पूरा, हमारे पूरे एंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट करता हुआ. Amber light at a traffic intersection is used to convey the message that one can be ready to start one's vehicle. तो ऑरेंज लाइट आती है, येलो लाइट आती है जाती है जो है, उसको देखकर हमें पता है कि अभी स्टॉप हो जाना है या रेडी टू स्टार्ट हो जाना है. तो ये सारे सिंबल्स में आता जाता है. सम सिंबल्स आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है सिंबल्स, while other symbols are in fact material objects. और कुछ तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. शेयर्ड सिंबल्स मेक सोशल इंटरेक्शन पॉसिबल. और आपस में जो कम्युनिटी या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है वो आपस में वो शेयर करते हैं सिंबल्स को, और उनके बीच का वो इंटरेक्शन पॉइंट है. यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए जैसे ओम, बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा. ओम सिंबल हम जानते हैं. क्रॉस इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड सिंबल एग्जाम्पल. यिन यान एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चाइनीज यिन यान का जो फिलोसॉफी है, एंड अदर्स. लैंग्वेज अगेन इट्स अ कंपोनेंट ऑफ कल्चर. कल्चर का हिस्सा होती है लैंग्वेज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और आइडियाज हैविंग कॉमन मीनिंग एंड इज शेयर्ड इन अ सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड अ लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है, हमने कुछ बना दिए वर्ड्स और आइडियाज जिसको हमारे कॉमन मीनिंग दे दिया. कि इसको एप्पल, एप्पल मतलब ये लाल कलर की चीज को मैं एप्पल बोलूंगा, सेब इसको मैं सेब बोलूंगा, कि हमने उसको असाइन कर दिया वर्ड. और अब कोई भी अगर एप्पल बोलेगा तो वो उस रेड वाले फल को ही बोलेगा कि हाँ ये एप्पल है. तो हमने वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आइडियाज कॉमन मीनिंग के साथ हमने उसको असाइन किया और उसको हम यूज करते हैं, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं. हम लैंग्वेज के थ्रू ही हर चीज, हम एक्सप्रेशन हमारा लैंग्वेज के थ्रू ही होता है. बिना लैंग्वेज के देयर इज नो लाइफ पॉसिबल, राइट. तो लैंग्वेज इज सेट ऑफ सोशली साउंड पैटर्न्स, वर्ड्स, sentences having specific meaning and terminology common to the same culture. कॉमन देखो ये क्यों बोल रहे हैं. अगर आपको मैं जर्मनी भाषा का कुछ अभी वीडियो प्ले कर दूं, गाना प्ले कर दूं, या फ्रेंच, आई डोंट नो, फ्रेंच तो समझ जाएंगे बहुत लोग, बट अगर हम वो करें अभी, तो हमारे बीच में वो कॉमन टंग नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स आपको आती है. आई एम अज्यूमिंग कि आपको नहीं आती है सबको, मुझे भी नहीं आती बाय द वे. सो जर्मनी का कोई म्यूजिक प्ले कर दूं अभी विद अ सॉन्ग लिरिक्स के साथ, एंड वी विल बी लाइक क्या बज रहा है, राइट, या मे बी बहुत अच्छा बज रहा है, क्या है ये. तो वी आर नॉट, क्योंकि कॉमन नहीं है हमारे बीच में वो चीज. तो इसीलिए वर्ड, सेंटेंसेस, साउंड, पैटर्न जिसका कोई मीनिंग है, टर्मिनोलॉजी फिक्स है और वो हमारे बीच में कॉमन है, तब जाके वो हमारे लिए लैंग्वेज, हमारे लिए मतलब वर्क करेगा. लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये तो कॉमन सेंस की बात है. आज हम बात अभी किससे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द यूज ऑफ लैंग्वेज. ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इट इज अ मेथड टू मोल्ड बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन experiences of a person
लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बहुत अच्छे अच्छे और सिंपल से पॉइंट्स है लैंग्वेज के। लैंग्वेज इज लाइक अ व्हीकल through which we can carry out complex social activities. Language is the foundation of culture. Animals don't have culture because they have no specific language to transmit it to others. So language is the key factor of social life. तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है मैं बोलूंगा, क्योंकि एनिमल्स आपस में तो वो बात करते ही है ना, हमें नहीं पता कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं आपस में, राइट? बट देर आर समथिंग विच दे नो दैट व्हाट डज दैट साउंड मीन। बट कीपिंग दैट थियरी असाइड, यहाँ पर हम बड़े क्लियरली बात करें कि हमने कुछ फिक्स सेट ऑफ चीजें बना के रखी है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स सोशल एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते काम कर सकते हैं अपना। और ये सारी चीज हमारा कल्चर का फाउंडेशन लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा लैंग्वेज के बिना लाइफ नहीं होती, वही लैंग्वेज इज द फाउंडेशन ऑफ कल्चर, है ना? सो अगेन वेरी सिंपल पॉइंट्स। स्टोरी ऑफ बर्ड लैंग्वेज, ये बहुत अच्छा सा वीडियो अगर आप चेक करना, बहुत यूट्यूब पे मिल जाएगा। बर्ड साउंड से, देयर इज अ विलेज इन टर्की जो बर्ड साउंड्स निकाल कर, अलग अलग बर्ड साउंड्स निकालते हैं और माउंटेनस रीजन पे वो कम्युनिकेट करते हैं, तो बर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं बाकायदा। देयर आर मीनिंग्स टू द साउंड दे मेक, सो यू कैन वॉच दैट, दैट्स द स्टोरी देयर। थर्ड कंपोनेंट इज नॉलेज। नॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। तो कल्चर का मैं जस्ट बोलने वाला था कि सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज फर्स्ट लिखना होना चाहिए था, थर्ड नंबर पे है। नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कल्चर। विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एन इंडिविजुअल नोज हाउ टू कोप विद द एग्जिस्टिंग सोशल सिचुएशन। एक सोशल सिचुएशन में क्या बिहेव करना है, कैसे करना है, वो कैसे करते हैं हम, हमें पता कैसे है ये चीज, हमको नॉलेज है उस चीज का। जैसे एक एग्जाम रूम में कैसे बिहेव करना है, तो हमको बचपन से वो सिखाया गया ना, अपने नॉलेज है हमारे कि अरे कैसे बैठना है, नहीं कि आवाज अगर वो एग्जामिनर ऐसा कुछ इशारा कर रहा है तो मीनिंग क्या है उसका, हम वो जानते हैं। नॉलेज सोशल सिचुएशन में कैसे हमको रहना है, बिहेव करना है, वो चीज तक हमको सिखाता है नॉलेज। नॉलेज कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरह की होती है। डायरेक्ट नॉलेज इज इमीडिएट नॉलेज, वेयर इज इनडायरेक्ट नॉलेज इज मीडिएटेड नॉलेज। तो सिंपल सा बोलूंगा, खुद आप एक्सपीरियंस करके आप कोई चीज जब सीखते हो तो प्रैक्टिकली करके, तो आपका वो हम बोलते हैं डायरेक्ट नॉलेज। और इनडायरेक्ट नॉलेज हो गया जो आपको सिखाई गई है, मतलब फॉर एग्जांपल सिखाई गई इन सेंस नॉलेज में, लेट्स से आपका कोई फ्रेंड कहता है कि अरे मैं पेरिस गया था, पेरिस में तो बाय गॉड क्या व्यूज थे, ये देखा मैंने, आईफिल टावर देखा, आईफिल टावर पता क्या है, ऐसा है वैसा है। अब आप पर्सनली नहीं गए हो वहां पर, और आपने अपने फ्रेंड के थ्रू ये नॉलेज पाया कि पेरिस में आईफिल टावर नाम की कोई चीज है और फलाना फलाना कोई पार्क है वगैरह वगैरह। सो ये नॉलेज आपको इनडायरेक्टली मिला होगा। Okay, so that's direct and indirect knowledge. Direct knowledge is immediate knowledge, whereas indirect knowledge is a mediated knowledge. Knowledge comprises practical knowledge which is created and altered by every generation. तो नॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाता है, जिसके अंदर आप कंटिन्यूस उसको चेंज भी करते रहते हो जनरेशन टू जनरेशन। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर एंड इज हैंडेड बाय फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं बाद में, और वो फिर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है कि ये नॉलेज पास ऑन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमने लैंग्वेज सीखी, राइट? संस्कृत हो गया या जो भी लैंग्वेज हो गया, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ आप पे, राइट? Values and beliefs. Values and beliefs again a very important component of culture. Values are another important element of culture and involve standard of what is good or bad and desirable and undesirable. बहुत ही प्यारे शब्द में बता दिया कि वैल्यूज क्या करता है। वैल्यूज आपको ये बताएगा कल्चर में कोई चीज सही है या गलत है, कोई चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो चीज आपका वैल्यू डिसाइड करती है, राइट? अ कल्चर्स वैल्यू शेप्स इट्स नॉर्म्स, और उसी से नॉर्म्स बनते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैल्यूज डिपेंड अपॉन द कल्चर। कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड दस वैल्यूज आर डिफरेंट इन एवरी सोशल सिचुएशन। तो सोसाइटी सोसाइटी में अलग, मतलब आई फॉरगॉट, वेरी बैड एक्चुअली, आई फॉरगॉट, बट चाइनीज कल्चर या जापानीज कल्चर में अगर आप खाना पूरा प्लेट साफ कर लेते हो, पूरा खा जाते हो, तो बैड मैनर्स माना जाता है। जबकि इंडिया में मम्मी जब तक वो एक दाना दिख रहा है पूरा प्लेट साफ होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे वो पूरा प्लेट साफ कर लेना मतलब कि अपन ने अच्छा खाया, मतलब हाँ हमको अच्छा लगा, हमने पूरा खा लिया। बट चाइनीज या जापानीज, आई रियली फॉरगॉट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज रिसर्च दैट एंड टेल मी इन द कमेंट्स। उस कल्चर में अगर आप पूरा खा लेते हो
इट मीन्स आप होस्ट को बता रहे हो कि आपको और खाना चाहिए, पहली बात तो इट मीन्स आपको लास्ट में थोड़ा सा छोड़ना है, मतलब समथिंग लेफ्ट आउट, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये उनका कल्चरल में चलता है। तो ये वैल्यूज अलग अलग कल्चर के अनुसार अलग अलग होती है। Some values are hereditary, which we gain from our elders, books, and parents. Culture is full of values and is transmitted from one generation to another. Beliefs are statements that people hold to be true. अब belief क्या होते हैं? कुछ statement जो हम मानते सही है, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट जाना, वो belief है, वो statement है जो एक लोग मानते कि नहीं नहीं ऐसे ही होता, नहीं नहीं ऐसे ही होगा, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, नहीं नहीं ऐसे ही होता, नहीं, ये एक बिलीफ है लोगों का, राइट? While values are abstract standards of goodness, beliefs are specific, particular matters that individual consider to be true or false, है ना? तो अब डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में आप इसका बना देना कि वैल्यूज और बिलीव्स का उन्होंने कैसे कैसे बताया। तो वैल्यूज एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स है कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज गलत है, ये वैल्यू सिस्टम है हमारा। और बिलीव्स एक पर्सन का एक स्पेसिफिक मैटर को लेकर ट्रू या फॉल्स वाली बात को, ट्रू और फॉल्स वाली बात होती है, ये ऐसा ऐसा ही होता है, नहीं नहीं तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, नहीं नहीं 17 नंबर मतलब खतरा नंबर। तो ये सब बिलीफ है ना? बोथ कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स फॉर्म द कोर ऑफ आवर मोरल वर्ल्ड व्यू, और दोनों मिलके हमारे मोरल्स सेट होते हैं। वैल्यूज और बिलीफ से हमारे वर्ल्ड व्यू का मोरल सेट होता है। वी लर्न फ्रॉम फैमिलीज, स्कूल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस टू थिंक, एक्ट अकॉर्डिंगली टू अप्रूव प्रिंसिपल्स। तो जो प्रिंसिपल्स अप्रूव होते हैं उस चीज को हम सीखते हैं अपनी फैमिली से, स्कूल से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, और उस तरह से दुनिया में बिहेव करते हैं। Norms, again, a very important. Norms are rules and behavioral expectation by which a society guides the behavior of its members. थोड़ा सा again, norms वो चीज है जिससे हम, जैसे कि you are supposed to dress and cover your body, right? In a normal public place, right? आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज करके नहीं सोसाइटी में घूम सकते हो। दैट इज नॉट द रूल, दैट इज नॉट द एक्सपेक्टेड बिहेवियर। सो देर आर सम, हम नॉर्म्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, इट्स जस्ट रिपीट अगेन सेम चीज। सो देर आर सर्टन वेज विच वी आर सपोज टू बिहेव, एंड दैट थिंग्स जो जिसको हम फॉलो करते हैं, वो रूल्स, उस रेगुलेशंस को, उसको नॉर्म्स कहा। सम नॉर्म्स आर प्रोस्क्रिप्टिव, व्हाट वी शुडंट डू, प्रोस्क्रिप्टिव कहा जाता है, वर्ड को मार्क कर लेना। प्रोस्क्रिप्टिव यानी कि जो चीजें नहीं करनी, जैसे कि नंगे नहीं घूमना है सोसाइटी में। एंड सम आर प्रिस्क्रिप्टिव विच स्पेल आउट व्हाट वी शुड डू, और जिसमें जो करना है वो लिखा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन, पब्लिक प्लेसेस पे जोर जोर से बातें करना सही नहीं माना जाता, यानी हमें प्यार से, आराम से सोशली बात करना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पे आप अपना मोबाइल का वीडियो आवाज जो है वॉल्यूम बढ़ाकर कुछ चीज देख रहे हो और पूरे पब्लिक प्लेस में डिस्टर्ब कर रहे हो, ये सब चीज को नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए प्रोस्क्रिप्टिव, और जो करना चाहिए प्रिस्क्रिप्टिव। मोस्ट नॉर्म्स अप्लाई यूनिवर्सली, जनरली ये जो होता है वो यूनिवर्सली वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स एक्सपेक्ट ओबीडियंस फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से ओबीडियंस की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं पेरेंट्स। ऑन द अदर हैंड, सम नॉर्म्स आर कल्चरल स्पेसिफिक, और कुछ सिर्फ कल्चर में ही पाए जाते हैं। सोशल नॉर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोकवेज, मोर्स। तो सोशल नॉर्म्स और डिवाइड हो जाते हैं दो हिस्सों में, फोकवेज और मोर्स। फोकवेज आर माइल्डली एनफोर्स सोशल एक्सपेक्टेशन, while मोर्स आर स्ट्रिक्टली हेल्ड बिलीव्स अबाउट बिहेवियर। तो फोकवेज, आप जैसे कि पैर छूना, ओके, और वो एक फोक वे है कि हमने एल्डर्स का पैर छूना है, रिस्पेक्ट करना है, वगैरह वगैरह, घूंघट रखना है। लेकिन मोर्स स्ट्रिक्ट बिलीव हो गया, जिसको नहीं करोगे तो आपको डांट पड़ेगी, या मतलब एक्शंस, उसका एक्शंस होगा कुछ उस रिएक्शन, राइट? तो मोर्स स्ट्रिकर चीज होती है जो आपको करना ही, अगर नहीं करोगे तो आपको सब लोग, लाइक पूरी सोसाइटी आपको हड़हुड़ कर देगी, है ना? Mores are more compulsory to follow than folkways. The time of meals, the number of meals per day, the manner of taking meals, lunch, dinner, kind of food used, the manner of its preparation, the manner of speech, dressing, forms of etiquettes, numerous other practices of daily life are some examples of customary practices to which individuals conform in their personal habits. तो ये कुछ उन्होंने बता दिए कि ये कॉमन चीजें जो हम एक सभी लोग एक एक हमारा तरीका है करने का, फोकवेज है ये सारे के सारे। इन सिंपल टर्म्स, ये बहुत सारे एग्जांपल इन्होंने दे दिए, ठीक है, खाने से लेकर
किस तरह से खाना है, कपड़े से सब कुछ उन्होंने बता दिया। ये सब कुछ हमारे फोकवेज है। इन सिंपल टर्म फोकवेज आर कस्टमरी, करना ही है, नॉर्मल है और हैबिचुअल वेज ऑफ लाइफ है ना, of a group to meet a certain needs of solving day-to-day problems. जबकि Moors on the other hand are more serious norms, ज्यादा ही serious है और इनफॉर्मल है। मतलब कि फोक में भी इनफॉर्मल, ये कहीं पे लिखा नहीं गया ये चीजें। दे आर ऑल्सो अनरिटन कस्टमरी वेज ऑफ लाइफ, दे हैव सीरियस बाइंडिंग ऑन द ग्रुप्स। अगर ये नहीं करोगे तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। वायलेशन ऑफ मोर्स इज सीन एज अ सीरियस थ्रेट to the social order. Folkways and mores are basis of culture. They give us better understanding about a particular culture. They are most powerful and control the behavior of individuals in society even more than the state action. तो मोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और उसको अगर आप तोड़ोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनफिडिलिटी, शादी शुदा होने के बाद अफेयर रखना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, ये सारी चीज को सोसाइटी पूरे सब लोग आपको ये बोलेंगे नहीं नहीं ये गलत किया, ये गलत किया, है ना। इट्स अ कॉमन सेंस वाली चीज कि वो गलत है, राइट। तो वो ये चीज आ जाती है मोर्स के अंदर, जिसको आपको अपने कल्चर वाइज कोई चीज अगर आप अगेंस्ट गए तो आपको आपकी सोसाइटी हकाल देगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, तो कल्चर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कल्चर इज एक्वायर्ड, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक सा, कि हम उसको सीखते, एक्वायर्ड ना, हमने एक्वायर लर्न किया उसको। कल्चर इज नॉट इनेट और नेचुरल, खुद से नहीं आया, हमको सिखाया गया बचपन से हर चीज को। इट इज लर्नड बाय ईच मेंबर थ्रू सोशलाइजेशन। कल हम ये इतना स्पेसिफिकली कैसे बोल सकते, क्योंकि एक मुस्लिम ही मैं बोलूंगा, मुस्लिम और हिंदू दोनों एकदम जो कल्चरी अगर बोले बड़े हुए, दोनों में फर्क है, राइट। क्योंकि उसको अपने माँ बाप ने एक अलग तरीके से बड़ा किया, उसको सिखाया गया कि ऐसे ऐसे करना है, 5 टाइम नमाज पढ़नी है, ये करना है, ऐसे करना है, हाथ पैर ऐसे धोने पहले। तो एक उसका पूरा अपब्रिंगिंग अलग है, और हिंदू फैमिली वाले का एक अपब्रिंगिंग अलग है, राइट। तो अगर मैं बच्चे बदल दूं तो क्या फिर भी वो हिंदू रहता या वो मुस्लिम रहता? नहीं, राइट। वो बचपन से तो उसको सिखाया गया, राइट। सो कल्चर इज एक्वायर्ड, वो लर्न, हम उसको सिखाते हैं कि ऐसे ही करना, ऐसे ही करना। अगर उसी बच्चे को मैं क्रिश्चियन फैमिली में बचपन से रख देता तो वो उस कल्चर की चीजों को फॉलो करता, राइट। सो कल्चर इज एक्वायर्ड, है ना। कल्चर लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू सिंबॉलिक इंटरैक्शंस, थ्रू साइंस, सिंबल्स, जेस्चर्स, ये सबसे हम उसका इंटरैक्शन करके कल्चर सिखाते हैं। Thus, culture is not passed biologically from older generation to next generation. तो ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिकली नहीं है, मतलब डीएनए में नहीं जाता है ना। इट इज लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपीरियंस से उसको सीखा जाता है। द मेंबर्स ऑफ कल्चर शेयर सर्टेन आइडियल्स विच शेप देयर लाइव्स। कुछ आइडियल्स होते हैं कि ऐसे फॉलो करना है, ऐसा करना है, ऐसा बनना है। तो आइडियल्स को फॉलो करते हुए कल्चर शेप होता है, दूसरों की लाइफ शेप होती है। द फ्यूचर जनरेशन लर्न्स टू फॉलो सेम आइडियल्स। कल्चर इज प्रोपोगेटेड थ्रू जनरेशन, तो जनरेशन टू जनरेशन वो सिखाया जाता है। कल्चर इज एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी देखो आइडियाज है कल्चर में। अभी अभी ऐसे दिखा नहीं सकता कि ये कल्चर, ये कल्चर, ये कल्चर जा रहा है। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, इट्स एन आइडिया जो हम चीज करे जा रहे हैं, राइट। कल्चर एग्जिस्ट इन द माइंड्स एंड हैबिट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, है ना। वो हमारे दिमाग में मौजूद है, हैबिट्स में हमारे दिखता है कि कल्चर हमारा कल्चर है। ये कल्चर इज द शेयर्ड वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग। वो एक कॉमन तरीका है जो हम चीजें करते हैं और चीजें क्या सोचते, कैसे सोचते। वी कैन नॉट सी कल्चर एज सच दैट वी कैन ओनली सी ह्यूमन बिहेवियर। हम कल्चर को नहीं देख सकते, हम उसके बिहेवियर को देख सकते हैं। दिस बिहेवियर अकर्स इन अ रेगुलर पैटर्न फैशन एंड इट इज कॉल्ड कल्चर। और अगर हमने कोई ऐसा बिहेवियर देखा कि अब पर्सन है, सबको हमेशा वो नमस्ते करना, नमस्ते करना, नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन, तो ये एक पर्सन का ह्यूमन बिहेवियर का एक पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न है, जिसको हम बोलेंगे ये इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है। इंडियन कल्चर में हम सामने वाले को नमस्ते करते हैं। तो इस तरह से कल्चर इज शेयर्ड, कॉमन सेंस की बात है, कल्चर इज शेयर्ड। वो सब एक जन को ही नहीं कर रहा है, सब लोग, वो पूरा ग्रुप एक साथ में मिलके कर रहा है, तब जाके वो मौजूद है। एवरी कल्चर इज शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली इनहेबिटिंग द सेम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जनरली एक ही हिस्से से बिलोंग करते हैं जोग्राफिकली, राइट। रीजन दे लिव इन, द जोग्राफिकल कंडीशंस अराउंड देम, दे आर कंट्रीज पास्ट, द बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज ऑफ इट्स पीपल एंड द हेरिटेज दे आर प्राउड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट द कल्चर। तो ये सारी चीजों को मिलाकर वो कल्चर बनता है कि कहाँ कौन से दुनिया की कौन से हिस्से में वो
पैदा हुए, उनकी जनरेशन रही है, उनका क्या उधर पास्ट रहा है, वॉर कल्चर रहा है कि कैसा कल्चर रहा है पूरा ओवरऑल, उनकी लाइफ में कैसा हुआ है सारी चीजें, उसके बेस पर उनका कल्चर बनते जाता है। Being common to a group, these aspects develop a sense of unity, belonging among the people of that group. उससे हमारे बीच में क्या आती है, यूनिटी और बिलोंगिंगनेस आती है, राइट? पीपल ऑफ द सेम कम्युनिटी शेयर द सेम वैल्यूज, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, देयर लैंग्वेज, मैनरिज्म्स एंड वे ऑफ द कम्युनिकेट इज सिमिलर। दिस इज व्हाई कल्चर इज नॉट इंडिविजुअल बट शेयर्ड। कॉमन सेंस का पॉइंट था, बहुत प्यारा सा। कल्चर इज मैन मेड, तो वही बात को ऊपर उन्होंने बोल दिया कि हमने देख ली ये बात, राइट? इट्स अ मैन मेड, भगवान ने नहीं बनाया कल्चर, हमने अपने आप को वो चीज हमने डेवलप की हुई। इट्स अ मैन मेड थिंग। कल्चर इज नॉट फोर्स ऑपरेटिंग बाय इटसेल्फ independent of human actors. Culture is a creation of society through interactions that depends on its existence upon the continuance of the society. तो कल्चर लोगों पे डिपेंड है, लोगों से बना हुआ है। लोग नहीं होंगे, लोग फॉलो नहीं करेंगे, ह्यूमंस फॉलो नहीं करेंगे उस चीज को, तो कल्चर नहीं बनेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट इज स्ट्रिक्ट सेंस कल्चर डज नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। कल्चर इज इन शॉर्ट इज अ ह्यूमन प्रोडक्ट। बहुत अच्छा लाइन। इट्स अ ह्यूमन प्रोडक्ट, इट इज नॉट नेचुरल। हमारे अंदर भगवान ने कल्चर नहीं डाला, हमारे अंदर ह्यूमंस, हमारी जनरेशन, हमने जो सीखा देखा उससे वो हमारे अंदर आया। कल्चर इज आइडियलिस्टिक, यानी वो आइडल्स फॉर्म करता है, ऐसा करना चाहिए। एक एक सच्चा हिंदू ऐसा ही करेगा, एक सच्चा मुसलमान ऐसा ही करेगा, एक सच्चा क्रिश्चियन यही करेगा। तो ये एक आइडल सेट करता है कि दे आर सपोज टू डू, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स को स्ट्रिक्ट सेंस में अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बट देर आर मुस्लिम्स विच आई नो, मेरे फ्रेंड्स भी है कुछ जो दारू पीते हैं, राइट? बट उनके अगर कल्चर की बात करें अगर प्रॉपर, तो उनके कल्चर में दारू पीना मतलब स्ट्रिक्ट नो, कुछ भी हो जाए, नो इज नो, नो अल्कोहल, राइट? सो और 5 टाइम नमाज तो कंपलसरी हो जाती, कुछ भी हो जाए कहीं पे भी आप हो, तो ये भी कितने लोग फॉलो करते हैं। तो कल्चर जो चीज है वो एक आइडल सेट करता है कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही बिहेव करना है। कल्चर एम्बॉडीज द आइडियाज एंड नॉर्म्स ऑफ अ ग्रुप। इट इज अ सम टोटल ऑफ आइडल पैटर्न्स। एक आइडल पैटर्न ये इस तरह का बिहेवियर रखना है ग्रुप के अंदर। कल्चर कंसिस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक एंड सोशल आइडल्स and institutions which the members of the society profess and to which they strive to conform. ये हम बनना चाहते हैं, हम ऐसे करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम आइडल सेट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। कल्चर इज ट्रांसमिटेड अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अगेन बहुत ही कॉमन सेंस की बात होगी कि वो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी में ट्रांसमिट होता है, हम उसको फैलाते हैं। फैलाते हैं, किसको सिखाया, उसको सिखाया, अपने बच्चे को सिखाया, अपने भाई को सिखाया, अपनी बहन को सिखाया, फैलाते हैं उसको। कल्चरल वेज आर लर्न बाय पर्सन फ्रॉम पर्सन। Many of them are handed down by the one's elders, by parents, by teachers, and others. In present times, due to technological advancement, we see that the older generation is learning from the youth. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स वाली बात कर दी कि ओल्डर जनरेशन लर्निंग फ्रॉम यूथ, कि हमने अपने पेरेंट्स को बताया कि पापा व्हाट्सएप पे ऐसे करके शेयर, ऐसे करके शेयर, ऐसे करोगे तो लोकेशन शेयर होता है पापा व्हाट्सएप पे। तो ये मैंने सिखाया मेरे फादर को। सो बिकॉज ऑफ दिस चेंज, अगेन इन चेंज इन कल्चर, चेंज इन टाइम्स, उसकी वजह से ये ऐसी चीज भी देखने मिली कि जहां पर यूथ भी ओल्डर जनरेशन को सिखा रहा है। सम ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इज अमॉन्ग पियर्स, दोस्तों में आपस में। फॉर एग्जाम्पल स्टाइल्स ऑफ ड्रेस, पॉलिटिकल व्यूज हो गए। पॉलिटिकल व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट। रंग दे बसंती मूवी याद आ रही मुझे, जिसके अंदर जो लोग होते, दोस्त, जो जो ग्रुप बनती है वो सारे अलग अलग पहले तो थॉट प्रोसेस वाला बताया, और साथ में एक कॉमन पॉलिटिकल व्यू के लिए वो साथ में जुड़ जाते हैं। तो पॉलिटिकल व्यू भी बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है लोगों को साथ में लाने का। यूज ऑफ न्यू लेबर सेविंग डिवाइसेस, कुछ किसी तरह से कोई जो जिसमें लेबर वर्क होता है वो बच जाए, उसका कोई डिवाइस, तो अगेन टेक्नोलॉजी वाली सारी डिवाइसेस लेबर सेविंग वाली चीजें होती है, उसको सिखाना। हाउएवर वन डज नॉट एक्वायर अ बिहेवियर पैटर्न स्पॉन्टेनियसली। और लेकिन बिहेवियर का पैटर्न एक ही बार में ऑन ऑफ बटन की तरह नहीं सीख सकता, वो धीरे 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 टाइम लगता है, ऐसा हो गया। कल्चर इज कंटिन्यूअली चेंजिंग, और ये तो फर्स्ट लाइन फर्स्ट पेज से मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ डायनामिक, वो चेंज होते जा रहा है, डेली कुछ ना कुछ नई चीज आते जा रही है, कल्चर में ऐड होते जा रही है, और वो कल्चर का हिस्सा बन जा रहा है। कल्चर अंडरगोज अ ग्रेजुअल चेंज विद द पासिंग ऑफ टाइम। सम बिलीव्स ऑफ चेंज, सर्टेन ट्रेडिशंस और रिचुअल्स आर एलिमिनेटेड, कुछ एलिमिनेट हो जाती है। लैंग्वेज मैनरिज्म पीपल चेंज एंड दस देयर कल्चर, और कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करके उसका कल्चर बन जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज हैज चेंज सिग्निफिकेंटली विद द यूज ऑफ व्हाट्सएप फॉर कम्युनिकेशन। तो हम शॉर्ट फॉर्म में जो बात करते हैं BRB,
बी राइट बैक, फिर LOL, ये सारा चीज क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में डिक्शनरी में कभी ये वर्ड्स नहीं हुआ करते थे पहले, लेकिन बिकॉज ऑफ द चैटिंग कल्चर, व्हाट्सएप कल्चर, ये सारी चीजें हैं, राइट? यूज ऑफ मोबाइल फोन्स हैज ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ट्रेडिशनल एटिकेट्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप, पहले तो व्हाट्सएप 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 हुआ, सब अभी बोलते सब सब। तो ये सारा जो चीज है, ये जो चेंजेस आ गए लैंग्वेज के अंदर, दैट इज कल्चर। माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू अ मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स। तो मैं जो बोल रहा था कि दुबई इज अ ग्लोबल मिक्स्ड, यहाँ पे बहुत सारे सब मिक्स्ड कल्चर है। When people from different parts of the world come together, they influence each other and effectively each other's cultures. These factors contribute to the formation of the multicultural society, and sometimes even new culture develops. Due to education, again ये पूरे पैराग्राफ पे आप दुबई एग्जांपल लिख सकते हैं कि दुबई इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, ब्ला ब्ला ब्ला। ड्यू टू एजुकेशन एंड इंक्रीज अवेयरनेस, newer generation become flexible to change. So some rituals and customs become less rigid, some are replaced by simpler ones, while some are discontinued. तो जैसे जैसे लोग एजुकेट होते हैं, तो कुछ लोग, पहले होता था कि नहीं, नया घर लिया, नई गाड़ी ली, तो एक पर्टिकुलर एक हवन कराओ, एक पूरा प्रॉपर एक पूजा कराओ, ये कराओ वो कराओ, एक होता था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि लोगों में चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि उनके फादर जनरेशन चली गई, अब वो लोग एजुकेटेड लोग हैं, वर्किंग पीपल लोग हैं, उनको इतना सब नहीं हो कि ठीक है हाँ थोड़ा पूजा कर लिया, बट उतना कोई वैसा नहीं किया जो पहले किया करते थे। तो ये जो आ गया, कुछ चीजें रिप्लेस हो गई, कुछ डिसकंटिन्यू कर दी, कि हाँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं, किया हाँ ठीक है चलो हाँ, आपस में हाँ टीका लगा दिया हमने कोई नई चीज को, तो हो गया ठीक। तो ये चेंजेस आ गए, कुछ कस्टम्स रिजिड होते, कुछ चीजें रिप्लेस हो जाती, ऐसा बता रहे। ऑल कल्चर चेंजेस इन टाइम, ऑल्दो द रेट ऑफ चेंज वेरीज। तो कहते हैं कोई भी कल्चर हो, चेंज तो होता ही है। इंडियन कल्चर की बात कर लो, उसके अंदर फिर हिंदू कल्चर की बात कर लो, या कोई भी, एक टाइम लेता है, लेकिन चेंज तो होता ही है। कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी सोसाइटी, अगेन वही बात फिर से रिपीट हो रही है, सारी बातें रिपीट हो रही है। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कल्चर, वेज ऑफ बिहेविंग, इट इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर बट अकर्स डिफरेंटली इन वेरियस सोसाइटीज। एवरी कल्चर इज यूनिक इन इटसेल्फ इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, religion, belief, practice are not similar but different in every society. However, the ways of eating, speaking, greeting, dressing, etc. differ from one social situation to another in the same time. तो बहुत अच्छा पैराग्राफ और बहुत सिंपल सा पैराग्राफ, कि हमारे सारे सबके सोसाइटीज, अलग अलग सोसाइटीज में कुछ पार्ट्स कल्चर के ऐसे जो एकदम ही अलग अलग है, आइडियोलॉजी, रिलीजन, बिलीफ, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, लेकिन कुछ चीजें तो हम सभी करते, खाते सब लोग लंच टाइम, एक कॉमन लंच टाइम होता है 1 to 2 o'clock के बीच में, या इस तरह का ड्रिंकिंग, स्पीकिंग, तो कुछ चीजें हमारे बीच में कॉमन हो जाती है, ऐसा बता रहे। कल्चर इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ये भी बात अगेन मैं तो बोलूंगा रिपीट ही हो रही है। कल्चर पोजेस एन ऑर्डर एंड अ सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर सिस्टम है, मतलब इट इट वेरियस पार्ट्स आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, आपस में लिंक्ड है सबके सब। एनी न्यू एलिमेंट विच इज इंट्रोड्यूस में भी इंटीग्रेट, और कुछ चीजें उसमें फिर से डाल देंगे। तो ये वही बात होगी कि कल्चर इज ग्रोइंग एंड कंटिन्यूस, एंड तो इंटीग्रेट, तभी उसको इंटीग्रेट सिस्टम बोलेंगे। कोई नई चीज आई, उसको लोगों ने अडेप्ट कर दिया, अब वो कल्चर का हिस्सा बन चुका है। For example, value system of particular society is closely linked to the morality, religion, customs and tradition, etc. बहुत ही वेग एग्जांपल दिया है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि किसी भी सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम उनका मोरालिटी, रिलीजन और कस्टम्स, ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करता है ओवरऑल पूरा। लैंग्वेज इज अ चीफ वेहिकल ऑफ कल्चर। अगेन लैंग्वेज के बिना कुछ नहीं होता। वी लिव we live not only in the present but also in the past and future. Language enables us to transmit what was learned in the past. It further enables one to transmit the accumulated knowledge जो उन्होंने तब accumulate किया, उसको next generation को pass करने में हमको help करता है language. A specialized language pattern serves a common bond for the members of particular group of subculture. Although culture is transmitted in a variety of ways, language is one of the most important vehicles for perpetuating cultural patterns. तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम पास से लेकर सारी चीजें जो सीखी है उसको पास ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन पे, फ्यूचर जनरेशन पे पास ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। और वही लैंग्वेज बहुत सारी चीजों की वजह से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं अपना नॉलेज, बट लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल जो कल्चर पैटर्न्स को आगे कंटिन्यू रखती है। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, ये तो
हम समझ ही गए इतने पूरे चैप्टर में कि क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, बस उसी बात को हम अब पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है कल्चर। कल्चर इज एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ वाइब्रेंट सोसाइटी विच इज ऑफन एक्सप्रेस थ्रू आर mythological stories, paintings, sculptures, music, the way we celebrate and remember our past, entertain ourselves and imagine our future. Culture has many social and economic benefits. तो कल्चर हमारे पूरे वाइब्रेंट सोसाइटी का एक हमारा एक व्यू देता है कि कैसी एक सोसाइटी है हमारी। कल्चर वो चीज है, दैट एसेंशियल कैरेक्टर जो हमें देता है व्यू कि ये किस तरह की सोसाइटी, जिसके अंदर हमारा पेंटिंग से, स्टोरीज से लेकर, म्यूजिक से लेकर सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। तो क्या बेनिफिट्स है देखते हैं। इंडिविजुअल सोशल बेनिफिट्स, फंडामेंटल बेनिफिट्स क्या क्या है। पार्टिसिपेटिंग इन कल्चर कैन बेनिफिट इंडिविजुअल्स इन many different ways, some of which are deeply personal. Culture can provide emotional, intellectual, moving experiences. Culture से इमोशनल अटैचमेंट, इंटेलेक्चुअली हम मूव हो सकते हैं, उतना वो इम्पैक्ट करता है हमारे ऊपर। कल्चर इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड एनहांसिंग एंड प्रिजर्विंग अ कम्युनिटी सेंस ऑफ प्लेस। तो एक क्रिएटिव आउटलेट भी होता है कल्चर हमारा, राइट? टैटू, टैटू मेकिंग के अंदर हम क्रिएटिविटी लाकर टैटू, एक टाइम था जब टैटू होना या टैटू करने वाली बात सोचना बहुत बुरी मानी जाती थी और बहुत ही उसके रिगार्डिंग रॉन्ग व्यू था लोग। लेकिन आज की तारीख में आपने देखा होगा आंटीज, मतलब मतलब एल्डर्स लोग ने भी टैटूज करा के रखे हुए, राइट? इट्स वेरी कॉमन है, हाँ टैटू करा, नेक पे करा दिया, एंकल पे करा दी, ये करा दी, वो बहुत ही कॉमन बात है कि अरे हाँ टैटू करा दिया। तो अगेन लोगों के लिए ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन वाली बात होती है, लोगों के लिए इमोशनल इंटेलेक्चुअल वाली बात होती है, राइट? तो दैट इज कल्चर अगेन। कल्चरल एक्सपीरियंसेस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर लीजर, एंटरटेनमेंट, लर्निंग, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस विद अदर्स। इसके अंदर आप कोई चीज शेयर कर रहे हो या कोई चीज सीख रहे हो, कोई चीज एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, बस ऐसे ही लीजर, बस टाइम पास के लिए कर रहे हो, ये सारे एक्सपीरियंसेस कल्चरल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जैसे आपने ड्रामा देखने चले गए, प्ले देखने चले गए, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने चले गए, लीजर एक्टिविटी एंटरटेनमेंट के लिए, तो आपने वहां पे क्लासिकल म्यूजिक देखा, क्लासिकल म्यूजिक सुना, ये तो आपने कल्चरल एक्सपीरियंस लिया। These benefits, the intrinsic to culture, they are what attracts us and the reason why we participate. और इससे हम अट्रैक्ट होता, हमारा एक कनेक्शन बॉन्ड हो जाता है और वो हमारे लिए हमको अट्रैक्ट करता है। तो ये फंडामेंटल बेनिफिट्स था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इंप्रूव्ड लर्निंग एंड वैल्यूएबल स्किल्स फॉर द फ्यूचर। हम बेटर लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, गलती करते हैं तो सीखते हैं, इंप्रूव लर्निंग करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए और बेटर स्किल्स छोड़ के जाते हैं कि ऐसे ही ऐसे करना। In children and youth, participation in culture helps to develop thinking skills, build self-esteem, improves resilience, and all of which enhance educational outcome. इसीलिए हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड कल्चरल प्रोग्राम, क्योंकि उसमें हम डांस, सिंगिंग, एक्टिंग और क्या कुछ नहीं करते, राइट? पेंटिंग। तो ये सारी चीजें हम कल्चरली अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, उसके बेनिफिट्स हैं। वन कैन मेक स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन कल्चरल लिटरेसी, enhance learning outcomes in both public education and development of valuable workforce skills। तो हम बहुत कुछ सीखते हैं उससे। बेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग, अगर हम कोई समझो कल्चरली हम योगा प्रैक्टिस चालू करते थे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम योगा फिर हम इतने इन्वॉल्व हो जाते उस चीज में, हम करते ही रहते, फिर हमारे लाइफ स्टाइल का रूटीन बन जाता कि हम योगा कर रहे हैं। तो इमेजिन द वेल बीइंग एंड द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दैट, राइट? तो उस तरह का चीज है कि कल्चरली इन्वॉल्व होना किसी चीज में आपको हेल्थ और वेलबींग रखेगा। Participation culture contributes to healthy population in several ways. Creativity, cultural engagement has shown improve both mental and physical health. A growing body of research also demonstrates that the participation in art forms like music and theater can improve the health and well-being of children and adults. Participation in the arts can relieve isolation and promote identity formation and intercultural understanding. तो again एग्जाम्पल्स देते हुए यही बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए पाठ करना, लेना इस एक्टिविटीज में कल्चरली, और वो आपको कितना मेंटली और फिजिकली हैप्पी एंड गुड फील कराता है। I used to love participating in my school dance programs and dramas and whatnot. Social solidarity and cohesion. The benefits of culture for individuals can spill over to a society as a whole. Culture helps build social capital, the bond that holds communities together. तो solidarity यानी कि एक साथ
जुड़े रहना, एक साथ स्ट्रॉन्ग यूनिटी। तो कल्चर से आप एक साथ जुड़े रहते हो। कल्चरल एक्टिविटीज सच एज festivals, fairs bring people together, build social solidarity and cohesion. In it further fosters social inclusion. इंक्लूजन भी आ जाता है इसके अंदर, सभी को आप इन्वॉल्व करते हो। कम्युनिटी एम्पावरमेंट, कम्युनिटी को आप एम्पावर कर रहे हो। मुंबई में बहुत कॉमन है, मालवनी मेला वगैरह लगता है, पूरी मालवनी खाना वाना मिलता है उधर, स्पेसिफिक वो लोग का कम्युनिटी का चीज प्रमोट होती है, आचार से लेकर क्या क्या सब आइटम्स खाने को मिलती है अलग अलग सब। सो मालवनी मेला बहुत ही कॉमन है मुंबई में, अगर आप हो, आपको पता होगा ये बात। तो दैट इज कल्चरल एक्टिविटी, जिसके थ्रू आप लोगों के, आप एक साथ सारे लोग एक साथ मालवनी सारे आके उसको प्रमोट कर रहे हो और कम्युनिटी एम्पावर कर रहे हो, और लोग भी उसमें, मालवनी लोग जाके उसमें प्राइड फील कर रहे हैं। नौ दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो गए जो मालवनी, आई एम नॉट अ मराठी बट आई यूज्ड टू गो विद माय फ्रेंड्स एंड हैव ऑसम क्यूजिन्स एंड बहुत टेस्टी। पापा बोलते थे अचार लेके आना, एक स्पेसिफिक ये लेके आना, वहां पे मिल रहा होगा कोकम जूस, मिल रहा होगा वो लेके आना, वगैरह वगैरह। सो व्हाट इज दैट? कल्चरल एक्टिविटीज, राइट, जिसके अंदर आप सभी को इन्वॉल्व करके एक साथ जुड़े हो, सॉलिडेरिटी। दस कल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाइटिलिटी ऑफ द ऑल कम्युनिटीज। कम्युनिटी एग्जिस्ट करने के लिए उनका कल्चर इंपॉर्टेंट है। सोशल नेटवर्क्स क्रिएटेड थ्रू कल्चरल इनिशिएटिव्स इज द कम्युनिटी रिजल्टेड इन डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द neighborhood. Further, our diverse culture heritage resources tell the story of our shared past, promoting social cohesion. It develops a feeling of pride, indication with the past, and a sense of belonging to a wider community. तो ओवरऑल आपके अंदर एक प्राइड वाली, वहां पे मुझे आई रिमेम्बर मालवनी मेलाज में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत प्यारे प्यारे प्लेज, और वो लोग पोहाड़ास गाते थे, और एक फीलिंग आती थी। पर्सनली आई एम नॉट अ मालवनी, नॉट अ मराठी आल्सो, बट आई यूज्ड टू फील सो लाइक शिवाजी महाराज करके। सो दैट इट गिव्स यू दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अ प्राउड प्राइड फीलिंग आपको देता है। नेक्स्ट टॉपिक है एथ ethnocentrism. Ethnocentrism is the view that one's own culture is better than anyone's else culture. तो ये वो मानना है कि हमारा कल्चर सबसे अच्छा, तुम लोग का नहीं है। ये जब थिंकिंग आप रखते हो, जो कि गलत है, वो एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। इसमें आप प्राइड जरूर लीजिए, बट आप दूसरे के कल्चर को नीचा ना दिखाएं, दूसरे के कल्चर को नीचा ना कहें। वो ज्यादा समझदार वाली बात होती है। तो एथनोसेंट्रिज्म वो हो गया कि नहीं नहीं, हम हमारा यही यही सही। तो ये थिंकिंग सही नहीं है। So, as a practice, it consists of evaluating other cultures from the perspective of one's own culture. William Graham Sumner coined the term ethnocentrism. मार्क कर लेना ये नाम, इन्होंने ये टर्म दिया था, एथनोसेंट्रिज्म कहा जाएगा, कि जो लोग अपने कल्चर को ही महान समझेंगे और दूसरे के कल्चर को बेकार समझेंगे। It refers to the tendency to assume that one's own culture, way of life, is superior to all others. The ethnocentric person sees his own culture as the most important. That means one's own culture as a center and evaluates other culture based on it. सबको evaluate करता है, ये तो बेकार है। She or he lives views all other cultures as deviation from what is normal. Today, many socialists identify ethnocentrism as a feature of all cultures. बोलते हर एक सोशलिस्ट का कहना है, हर कल्चर में कहीं ना कहीं वो होता ही है। Some social scientists argue that ethnocentrism can lead to a biased understanding of other cultures. ये खतरनाक लाइन है, ये लिखना जरूर इस लाइन में, पैराग्राफ में, कि एथनोसेंट्रिज्म अगर आप रखोगे तो आप अपने आप को, आप एक बायस्ड ओपिनियन दोगे, क्योंकि आपने सामने वाले का कल्चर नहीं जाना है। तो आप कैसे फिर आप कमेंट कर रहे हो, है ना? आपने जाना होता पहले पूरे सामने वाले के कल्चर को, और फिर आप टिप्पणी दो, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट एथनोसेंट्रिज्म में आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्या किसका क्या है, मेरा ही महान है। तो ये चीज यहाँ पे रॉन्ग है, जिसमें आपका बाइज्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट, ethnocentrism denies equal opportunities. On the other hand, functionalist socialists claim that ethnocentrism serves maintain a sense of solidarity. तो कुछ सोशलिस्ट का कहना है कि ये तो बहुत गलत है, इक्वल अपॉर्चुनिटी चली जाती है। और फंक्शनलिस्ट वालों का कहना है, क्योंकि फंक्शनलिस्ट वाले हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट, फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजी उसका फंक्शन देख रहे हैं। तो क्या करता है एथनोसेंट्रिज्म से, क्या करता है, अपन अपने कल्चर वालों को एकदम प्रमोट करते हैं, राइट? तो उसमें सॉलिडेरिटी, यानी कि आप यूनाइटेड हो एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, डीमिंग अदर कल्चर्स कैन एनहांस वंस फीलिंग फॉर प्राइड इन देयर ओन कल्चर, क्योंकि बहुत गंदी बात है।
Thus, ethnocentrism has positive as well as negative side. According to many scholars, the negative side is that the ethnocentrism can lead to arrogance and tendency to ignore useful and superior knowledge. The positive side is that offers confidence and assurance to the culture. It helps to grow the group remain cohesive and centered. तो है तो मेरे हिसाब से बेकार बात ही। बाकी आप खुद समझदार हो कि क्या एथनोसेंट्रिज्म रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, मतलब चेंज होना, हाइब्रिड चेंज, मिक्स, दो कल्चर्स मिक्स हो जाना और एक न्यू फॉर्म का कल्चर होके कल्चर का पार्ट बन जाना। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन refers to the ways in which parts of one culture gets recombined with the cultures of another. In the globalization process, some forms of new and different culture practice or behavior develops from the mixing of different cultural traditions. The groups do not necessarily give up their own culture, but participate in various ways in which other cultures, cultural activities. So, ग्लोबलाइजेशन का जमाना जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अपना अपना कल्चर लेकर आते हैं, और उसमें जब हम सामने वाले का देखते हैं, अरे ये अच्छा है, ये लोग जो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, गरबा सभी लोग खेलते हैं ऑलमोस्ट। आई डोंट थिंक सो कोई कहता है कि अरे क्या गरबा नहीं, कि बकवास चीज है। आई डोंट थिंक सो, हर कोई खेलता है, मतलब हर कल्चरली बैकग्राउंड से कैसा भी पर्सन हो, उसको करने बोलेंगे और साथ में हाँ जरूर डांस करने लग जाएगा, भले उसको आता ना हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ थिंग जो लोग एडेप्ट कर लेते हैं, और हर जगह पे आपको देखने मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्पेसिफिकली गुजरात के इस पर्टिकुलर गांव में ही हो रहा है, राइट? हर जगह पे आपको देखने मिलेगा वो चीज। तो ये एडेप्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि जो लोग गरबा कर रहे हैं उन्होंने अपनी कल्चर को छोड़ दिया, उन्होंने अपना कोई डांस फॉर्म छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने एडेप्ट कर दिया और हाइब्रिड बना दिया ये चीज, राइट? कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस व्हिच इज स्पीडेड अब थ्रू ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन उसको फास्ट कर देती है, हर जगह पे होता ही है ये। इजी फ्लो ऑफ माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिशंस हैज मेड द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्विक। तो जो माइग्रेट होते हैं लोग यहाँ से वहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडिया से यहाँ आ चुका हूँ, तो यहाँ पर यहाँ के मिक्स कल्चर देखकर मैंने भी बोला अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, ओके। मिस्टर बोलना इज ओके, कि मिस्टर नाम लेके बोलना इज ओके, फिर टीचर को। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने टीचर को जाके नाम से बुलाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों को मुझे पता है मुझे वैसे ही बात करनी है, राइट? सो हाइब्रिडाइजेशन, we see hybridization in many aspects of culture like food, language, wedding practices, dressing habits, so on and so forth. Today, we may prefer Italian pizza with tandoori paneer as topping, which indeed is a very Indian thing, है ना? तो इटालियन पिज्जा जो ओरिजिनल पिज्जा होते हैं आप खाओगे आपको बड़े अलग लगेगा, बोले ये क्या पिज्जा था, कुछ था ही नहीं इसके ऊपर। जब तक उसमें पनीर या चिकन या मतलब कुछ नहीं पड़े तब तक आपको नहीं लगेगा कि ये पिज्जा पिज्जा बना है, राइट? सो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। जब पिज्जा हट इंडिया में आया, जब मैकडोनल्ड्स इंडिया में आया, अपने आप को बहुत चेंज करना पड़ा। मैकडोनल्ड्स यहाँ पे इनफैक्ट दुबई में, आई वुड लाइक टू से अगेन, कि यहाँ पर उतना हिट नहीं है, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसको बहुत अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है। मैकडोनल्ड्स की जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर वो बहुत चेंज कर रहा है, अलग अलग तरह के एड्स करता है टू टारगेट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कल्चर पीपल, कि यहाँ पर मैकडोनल्ड्स कैसे यहाँ पर पॉपुलर करें। यहाँ पे दूसरे बर्गर जॉइंट्स पॉपुलर है काफी पहले से। तो मैकडोनल्ड्स को अपनी स्ट्रैटेजी पूरी चेंज करनी पड़ी। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग आपको पनीर टिक्का बर्गर और ये बर्गर वो बर्गर ये सब मिलेगा ऑप्शंस में। तो ये क्या है? मैकडोनल्ड्स को हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ा इंडिया में आके। वो बीफ बर्गर, जो नॉर्मल बीफ बर्गर होता है, जो जो इंडिया में नहीं आपको मिलेगा, आई एम नॉट श्योर, बट जो एक्चुअल बर्गर होता है वो बीफ और स्टीक और वो सब का होता है, चीजें जो हमारे यहाँ पे हम नहीं खाते। हम चिकन और एग और हम मतलब उस तक ही खाते हैं, राइट? सो हाइब्रिडाइजेशन इज कल्चर की वजह से, आप एग्जिस्टिंग कल्चर की वजह से एक चेंजेस ला रहे हो और उसी में फिर घुल जा रहे हो और फिर वो कंटिन्यू हो रहा है। सेलिब्रेशन वैलेंटाइंस डे, आज की तारीख में सब लोग हमारे यहाँ पे इंडिया में वैलेंटाइंस डे बहुत बड़े मजे से मनाते हैं, सारे डेज मनाते हैं, रोज डे और पता नहीं क्या क्या डे होता है। लैंग्वेज मिक्सिंग, लैंग्वेज मिक्स हो जाना, फ्यूजन म्यूजिक, एग्जाम्पल्स आर कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, आप और लिख सकते हो। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ग्लो ग्लो नहीं ग्लो ग्लोकलाइजेशन। ओके, लोकल और ग्लोबल वर्ड को मिलाकर बनाया ग्लोकलाइजेशन। ग्लोबल प्रोसेसेस इंटरैक्ट विद लोकल प्रोसेसेस। तो मैकडोनल्ड ग्लोबल कंट्री की लोकली आती है इंडिया में और वो ग्लोकलाइजेशन हो जाती है। तो मैकडोनल्ड का ग्लोकलाइजेशन हो गया। इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ग्लोबल स्टाइल्स आर गिवन अ यूनिक local flavor. Global restaurant chain modifying their menus
वही वैसे ही एग्जांपल है ये तो। Restaurant chain modifying the menus based on the unique culture they are in by maintaining their brand. For example, Indian spicy taste in incorporated otherwise McDonald's ही लिखा है, यही एग्जांपल है। अब तो आप लिख रहे हैं ये प्लीज एग्जांपल। इंडियनाइजेशन चाइनीज फूड। अच्छा, चाइनीज फूड को हम जो खाते हैं अपना इंडियन चाइनीज फूड, वो चाइना में वो चाइनीज फूड नहीं बोला बोला जाता है, वो उनका अलग ही होता है वो फूड। अगर आपको पता होगा तो कोई चाइनीज रेस्टोरेंट जाके ऑथेंटिक चाइनीज फूड खाओगे तो आप बोलोगे ये क्या था। हमें अपना लाल पूरा रेड मैंने रिसेंटली रील देखा था जिससे मुझे बचपन की याद आ गई थी। पूरा रेड रेड शॉप होता है पूरा, उसकी कुर्सी स्टूल वो बोल सब कुछ रेड होता है। एंड वहां का जो चाइनीज होता है उसका मुकाबला कहीं नहीं होता। सो दैट इज इंडियन चाइनीज एक्चुअली। ओके। बहुत अच्छा एग्जांपल एक और दिया, हाइब्रिड वर्जन ऑफ बारबी। तो बारबी का जो लॉजिक था लास्ट चैप्टर में देखा था, बारबी कहाँ बनती है, बारबी अमेरिकन प्रोडक्ट है लेकिन वो बनती अमेरिका में नहीं है। ओके। लेकिन बारबी को दूसरे दूसरे देशों में जब वो गई तो उसने अपने आप को कैसे चेंज किया। पहले सिर्फ बारबी मतलब वाइट गर्ल पहले होती थी, और पिंक और ये, तो बाद में धीरे धीरे ब्लैक और ब्राउन, और फिर ये मैं हिजाब वाली मैंने रियल में तो देखी नहीं, बट हिजाब वाली बारबी। तो ये चेंजेस देखिए आप, दैट इज हाइब्रिड वर्जन, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इन्होंने यहाँ पे बताया, ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा आपको। एंड या यू कैन रीड दैट। कल्चर इज ऑल पर्सुएसिव, इट इन्फ्लुएंसेस, पर्सुएसिव मतलब वो अपने को पर्सुएट करता है, अपने को इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग दैट वी थिंक फील डू। You are now familiar with and can identify with aspects of culture that impact us as members of given society. अब आपको पता है कि क्या, अरे ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, लोग उससे इन्फ्लुएंस होके वो चीज करेंगे, इसलिए उनको इन्फ्लुएंस कहा जाता है बाय द वे, राइट, क्योंकि वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ चीज करने के लिए। अरे ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, तो अपन वो करने लग जाते हैं, है ना। ये सब कल्चर का हिस्सा बन जाता है। तो नाउ यू नो व्हाट इज पॉप कल्चर्स। बहुत सारे एग्जांपल्स है पॉप कल्चर्स के भी, जिससे आप इन्फ्लुएंस होकर आप चीजें करने लगोगे, राइट। वी होप एंड आई होप यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट कल्चरल डाइवर्सिटी। हमें डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, अलग अलग कल्चर को, एंड कल्चरल चेंज एंड द चैलेंजेस दे ब्रिंग। आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। यस, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको मजा आया, आई होप आपको समझ आया। एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस, एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।